हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। ये नंबर सिस्टम की चौथी वीडियो है और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना रखा है नंबर सिस्टम पर, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 105 तक यानी कि 1 से लेकर के और 105 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर दिया है। और अभी 2017 और 18 के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि 5 टोटल वीडियो बनेगी नंबर सिस्टम पे और 5 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं 106 से और 130 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, अगर आपके क्वेश्चन इसके बाहर का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो या इसके बाद वाली वीडियो को देख लीजिएगा। अगर इनके बीच कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। 106 से लेकर के और 130 तक के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाला हूँ। और अगर आपको किसी चीज़ की PDF चाहिए या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम जो है वो है NK मैथ्स और नंदू कुमार। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी नए तरह के भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 के मेंस में, जो कि पहले के क्वेश्चन पहले मतलब किसी भी एग्जाम्स में बेसिकली SSC के किसी एग्जाम्स में नहीं आए हैं उस तरह के क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन जैसे LCM HCF के कुछ नए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिस कॉन्सेप्ट पे अभी क्वेश्चन पहले आए नहीं हैं। ठीक है, SSC के जैसे अभी मैं आपको पता है कि 2011 से और 18 तक का सॉल्व कर रहा हूँ, तो 11 से लेकर के 16-17 तक का लगभग सॉल्व हो चुका है। अब बस 18 का और कुछ क्वेश्चन 17 के आएंगे इस वीडियो में और अगली वीडियो में। तो अभी तक जितना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसमें से जो भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बने हैं उनमें से काफ़ी नए कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप CGL मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर CPO 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन सभी क्वेश्चंस को पहले से प्रैक्टिस करके फिर एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि काफ़ी कुछ नया है इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए भाई, पहला सवाल अपने पास आ चुका है और पहले सवाल में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या फिर आर ट्रू। दो स्टेटमेंट हमारे पास दिए गए हैं, दोनों में से आपको बताना है कि सत्य कौन सा है यानी कि सही कौन सा है। तो देखिए दोस्त, अगर यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह होता है यानी कि इक्वल टू का साइन होता तो हम डिजिटल सम लगा लेते हैं, यहाँ पर DS चेक कर लेते हैं। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चिन्ह है वो कंपेयर करने वाला है, ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है दोनों ही स्टेटमेंट में। तो ऐसे कंडीशन में आप डिजिटल सम लगाइएगा तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, गलत होने के भी पूरे पूरे चांसेज हैं, क्योंकि डिजिटल सम जब बराबर रहता है तब एक्यूरेट वैल्यू आपको बताता है। यहाँ पर अब मान लीजिए कि ये जो 123 और 0.8 है, इसमें 823 और 0.1 कर देता है, इधर उधर डिजिट चेंज कर देगा तो भी डिजिटल सम तो चेंज सेम ही रहेगा, लेकिन वैल्यू अलग हो जाएगी ऐसे कंडीशन में। इसीलिए हमें यहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगाना है। आप पूरा बेसिक से इसको सॉल्व ही कर लो। ठीक है, तो बेसिक से भी सॉल्व करने में इतना बड़ा स्क्वायर और क्यूब इसमें नहीं निकालना है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी कम समय में हम कर सकते हैं इसको भी। और फिर भी अगर आप स्क्वायर निकालने में ज़्यादा समय लगाते हैं और आपको ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन लगता है तो आपको इसे स्किप करना चाहिए या फिर मार्क फॉर रिव्यू करके और आगे बढ़ जाना चाहिए, और बाद में टाइम बचे फिर इसको करना चाहिए लास्ट के टाइम में। चलिए फिलहाल मैं करके दिखाता हूँ। देखिए पहला है अपने पास 0.7 का स्क्वायर, तो आप देखेंगे 0.7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्त, 0.49 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आ गया हमारे पास 0.49। फिर 0.7 का स्क्वायर है तो बस एक जीरो दो जीरो और बढ़ जाएगा, बाकी तो आएगा 49 ही। तो ये आएगा 0.00 और फिर 49। और लास्ट में है आपका 3 बार 1 है और उसका स्क्वायर करना है। तो देखो 3 बार 1 का स्क्वायर कैसे करेंगे, आप अगर जानते हो पहले से मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में। 11 का स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना होता है 1, और यहाँ पर 2 बार 1 है तो 2 लगाइए और फिर से उल्टा में 1 लिख दीजिए, यानी कि 1 से 2 तक गए फिर 2 से 1 तक आ गए। वैसे ही अगर 3 बार 1 का स्क्वायर करना है तो हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 तक लिखेंगे, 3 1 है तो फिर अब हम उल्टा शुरू करेंगे, 3 के बाद वापस 2 और 1। ठीक है, 1 2 3 और फिर उल्टा 3 2 1, ऐसे आपको लिखना होता है। तो ये तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछली वीडियो को वो देख सकते हैं जा करके। ठीक है, और भी काफ़ी नई चीज़ें मैंने बताई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट, फिर देखो और लिखेंगे कहाँ से शुरू करेंगे दोस्त इसको। अब इसमें 0 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले आप इसका स्क्वायर लिखिए कि स्क्वायर आएगा कितना। इसमें ये बात आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद में एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है तो स्क्वायर कर देंगे तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक आएगा, यानी कि यहाँ पर 2 डिजिट आएगा। तो हम 3 बार 1 है तो हम लिखेंगे 1 2 3
और फिर उल्टा में लिखेंगे 2 1, तो 3 लिख दिया मैंने और पॉइंट का फिर से 2 1 लिखते हैं। तो ये आएगा लास्ट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना है आपका। अब इसमें जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पर 9 आ रहा है, तो ये तो होने से रहा अब। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी तो हमें ये चेक करना है ना कि ये उससे बड़ा है कि छोटा है। कोई बात नहीं, ये 9 आ जाएगा और फिर ये आपका 4 का 4 रह जाएगा और इसको जोड़ोगे 9 1 10 का 0, 4 2 6 और 1 7 और पॉइंट का 123। अब देखिए ये 123.7 है और उधर 123.8 था। अब बताइए कि ये 123.8 है और ये 0.7 है, तो ये बड़ा हो नहीं सकता है। 123 पॉइंट में यहाँ पर 7 ही है और यहाँ पर पॉइंट में 8 है, यानी कि बेसिकली ये वाला गलत हो गया। पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करने की बारी है, तो दूसरा भी चेक करते हैं ऐसे ही। अब दूसरा में देखिए पहला तो गलत हो चुका है तो हटा दो इसको, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा में देखिए 112 का स्क्वायर है, तो 100 के पास जो होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे 102 का स्क्वायर करने के लिए बोला गया, तो आप बोलोगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है दोस्त, 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर आप लिखिएगा 4, लेकिन 2 अंक लिखना होता है तो 0 4 आप लिख लीजिए। और ये 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो ये 104 बन जाएगा, यानी कि 102 का जो स्क्वायर आएगा वो 104 और 04 आएगा। जैसे मान लीजिए आपको 107 का स्क्वायर लिखना है, तो आप बोलोगे दोस्त कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि 49। अब हमने 2 डिजिट तो ऑलरेडी ही लिख दिया है, तो इसमें 0 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 4 आया था तो 4 सिंगल डिजिट है, तो हमने डबल डिजिट बनाने के लिए एक और 0 बैठा दिया। लेकिन यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 आ गया, तो इसमें और डिजिट बैठाने की ज़रूरत नहीं है, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये 100 से 7 ज़्यादा है तो और इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो ये 114 आ जाएगा और यही इसका स्क्वायर है 107 का। तो ये तरीका आप याद रखिएगा, 100 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर का लास्ट में 2 डिजिट आपको लिखना है, ठीक है। और जितना 100 से ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपको और बढ़ा देना है। चलिए तो इसके बिहाफ पे हम लिखते हैं। पहले यहाँ पर 105 का स्क्वायर लिखना है, तो एक जिसके लास्ट में 5 होता है ये तो निकालना वैसे भी आसान है। 5 है तो लास्ट में 25 एक आएगा और 5 को छोड़कर 10 बच रहा है, तो 11 से गुना कर देंगे तो ये 110 आएगा। और ये तो 1 पॉइंट आएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक लग जाएगा। अब देखिए 103 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 103 जो है वो 100 से 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर आप 9 लिखिएगा, लेकिन एक जीरो भी आपको लगाना पड़ेगा कि डबल डिजिट बन जाए, तो ये 09 हो गया। फिर 103 100 से 3 ज़्यादा है तो और 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो 106 बन जाएगा और पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के पहले। और इसकी इधर है 112, तो 112 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, 100 से 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर 144, तो हम केवल 44 लिखेंगे क्योंकि हमें 2 ही डिजिट लिखना है। और 112 जो है वो 100 से 12 ज़्यादा है तो और 12 इसमें ऐड करेंगे तो आपका 124 बन जाएगा, और एक जो हासिल का बचा था वो ऐड कीजिएगा तो 125 बन जाएगा। और पॉइंट लगना है यहाँ पर, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो अब पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएगा, तो ये बेसिकली यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इनको जोड़िए ज़रा कितना आता है, हमें बताना है कि क्या ये 108 से ज़्यादा है कि नहीं। तो देखिए हम पहले केवल इंटीजर वाला जोड़ के देखते हैं कि क्या कंडीशन आता है। तो ये 106 है, ये 107 है और ये एक जोड़ करके 108 हो गया, यानी कि पॉइंट के पहले वाला मैंने जोड़ा तो ये 108 बन गया। अब पॉइंट के बाद वाला का देखो कि क्या वो 3 से ज़्यादा हो रहा है, तो आप बोलें कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 0 है तो ये 2 ही रह गया, और यहाँ पर 1 है तो ये 3 हो गया। तो 3 तो आ गया और अभी भी पॉइंट के बाद जोड़ने का बाकी ही है, यानी कि 108.3 से ज़्यादा है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आप चाहो तो इसको पूरा भी जोड़ करके देख सकते हो, आप डबल डबल डिजिट जोड़ लो अगर बिल्कुल एक्यूरेट ही चाहिए आपको आंसर। तो आप बोलोगे कि पहले ये शुरू वाला हमने केवल पॉइंट के पहले वाला जोड़ा तो ये तो 108 बन ही गया है, बस बाद का 2 2 डिजिट मैं ले लेता हूँ, तो ये 25 है, इसमें 09 है और इसमें कितना है 10 है। तो देखो 25 और 10 जोड़ेंगे तो ही 35 आ जा रहा है, ये 3 से ज़्यादा आ जा रहा है, बेसिकली ये 30 मानना पड़ेगा आपको डबल डिजिट के लिए, तो ये ज़्यादा है। कुल मिला के बात ये है, यानी कि दूसरा वाला आपका ट्रू है और दूसरा ट्रू है, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आप घबरा गए, मैंने पहले ही बोला था आपको कि ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है तो आप जल्दी इसको कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। मुझे इतना समझाना नहीं रहता तो मैं काफ़ी फास्ट करके इसको और दिखाता आपको। फिलहाल मैं अगले सवाल पे आता हूँ, और आपको वीडियो को छोड़कर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है। आपको मुश्किल से 3 या 4 ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिलेंगे जो इस तरह के आएंगे। बाकी के 94 95 क्वेश्चन तो अलग तरीके के होंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाकी क्वेश्चन को काफ़ी फास्ट कर लेते हैं तो भी आपके पास समय इनफ बच जाएगा टाइम, जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है, ये आपको इस सीरीज की वैल्यू बतानी है और इसमें फिर इस सीरीज की बतानी है। पहले मैं बता दूं आपको कि ये सीरीज थोड़ी गड़बड़ दे दी है, दूसरा वाला। ठीक है, अगर आपको भी पीडीएफ मिला है उसमें यही है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर चेंज करना है आपको। ये दूसरी सीरीज जो है ये ऐसे नहीं होगी, ये गड़बड़ है। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ कि ये क्या है, बेसिकली 1/1 × 2 है और प्लस आपको 1/2 × 3 है। यानी कि एक एक की गैपिंग है दोस्त, 1 2 फिर 2 3 और फिर ऐसे ही आगे 3 × 4 आएगा। और ये बेसिकली लास्ट में आपका है 1/12 और गुणा में 13, ये सही है 12 × 13, यहाँ तक ठीक है। 12 तक 13, ये वाला आपका ठीक है। चलिए अब आगे बनाते हैं, देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। और राइट साइड में जो 12/13 दिया है वो भी ठीक है अपने आप में। तो यहाँ पर चेक करते हैं। पहले वाले को अगर आपको चेक करना है तो तरीका आपको बताया था मैंने कि ऐसे क्वेश्चन में लिखिएगा 1 और नीचे गैपिंग लिखिएगा। मैंने दूसरी या तीसरी वीडियो में बताई है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो नीचे गैपिंग कितने की है दोस्त, 1 और 3 में 2 की गैपिंग है, तो ये 1/2 आ गया अपना। और फिर हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 पहला वाला इसमें का अंक तो 1 है, और -1 लास्ट वाला अंक, तो लास्ट में 13 आया है तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। अब बताओ क्या इसको सॉल्व करके 12/13 आएगा, तो आप बोल रहे हैं कि चलो चेक कर लेते हैं। ये 1/2 हो गया और 12/13 तो अभी अंदर का ही आ रहा है, तो 2 से अभी ये 2 × 6 = 12 कट जाएगा, ये 6/13 आ गया। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया दोस्त, गलत हो गया। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, चलो पहला वाला को हटा दो, गलत। दूसरे वाले को चेक करते हैं, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा ये है, बिल्कुल सेम तरीके से चेक करेंगे। गैपिंग देखो यहाँ पे 1 है तो शुरू का गैपिंग वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस आप घटा लो। 1/1 पहला वाला टर्म मैंने इसमें का ले लिया और -1 लास्ट, तो लास्ट में 13 है। और ये घटाएंगे तो आपका 12/13 आ जाएगा, और यहाँ 12/13 ही लाना था राइट साइड में, जो कि सही है। तो कुल मिला के बात है कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, और सेकंड स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ऐसा सीरीज मैंने सॉल्व करना आपको दूसरी जो वीडियो है मेरी उसमें बता दिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं देखा है नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट तो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको कुछ ऐसा दिया गया है, 3/71 है और 5/91 है और उधर 7/99 है। देखिए ऐसे केस में मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में ही, पार्ट 3 में, कि आप उल्टा कर लीजिए, इनको उल्टा करके बनाइए। उल्टा करने का मतलब क्या है कि ये जो दे रखा है आपको, इसको पलटिए आप। 3/71 दिया है तो आप इसे 71/3 समझ लीजिए। 5/91 दिया है तो इसको 91/5 समझ लीजिए। और अगला है आपका 7/99, तो इसको आप 99/7 समझ लीजिए। यानी कि हमने सबको पलट दिया। और ये ध्यान रखिएगा कि पलट दिया तो चिन्ह भी पलट जाएगा दोस्त। सब में लेस देन का चिन्ह लगा है तो अभी ग्रेटर देन का चिन्ह लग जाएगा। अब आप जरा इनको डिवाइड कीजिए अप्रॉक्सीमेटली, लगभग में देखिए कहाँ तक कट रहा है। तो 3 से अगर आप 71 को कटाइएगा तो आप बोलें कि 24 या 72 कट रहा है, लगभग 24 आएगा, या आप 23 ही ले लो, कोई बात नहीं। चलो 23 तक पूरा पूरा कटेगा, उसके बाद पॉइंट में आने लगेगा, तो हमने 23 ले लिया। 23 या 69 होता है तो 23 ले लिया हमने। और 5 से इसको 18×5 = 90, 18 लगभग जाएगा। और 7 से इसको कटाइएगा तो ये 7 कटेगा एक बार में, और 7×4 = 28, लगभग 14 के बराबर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली सही जा रहा है। 23 18 से बड़ा है और 18 14 से बड़ा है, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोले हैं कि फर्स्ट वाला अपना ट्रू हो गया। अब फर्स्ट वाला ट्रू हो गया तो अब सेकंड वाले में आते हैं, देखते हैं सेकंड वाला का क्या कंडीशन है। सेकंड को भी आप ऐसे ही लिख लो। देखो अब ये मैं इसको लिखूंगा नहीं, अब डायरेक्ट मैं समझूंगा कि ये 11/135 नहीं है, 135/11 मानूंगा। तो ये 132 तक तो 11 से कट जाता है 12 बार में, तो ये 12 आ जाएगा। और लेस देन कर लेंगे, साइन हम उल्टा कर लेंगे क्योंकि मैं उल्टा डिवाइड कर रहा हूँ, जैसा मैंने पहले वाले में बताया है स्टेटमेंट में। ये 157 में 12 समझ के भाग लगाऊंगा तो 12 एक बार में, 3 7 तो 12 × 3 = 36। और फिर से इस चिन्ह को भी हम उल्टा करके लिखेंगे और 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एक बार में, और फिर आपका 6 और 1 आएगा, यानी कि 13×5 = 65 होता है, तो 13 4 बार में ही जाएगा क्या, 13×4 = 52। तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि दूसरा गलत हो गया। चलो एक बार देखते हैं, फिर भी कोई बात नहीं है क्योंकि पहला तो हमारा सही आ रखा है। वापस इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें दूसरा सही हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा कितना आ गया, 12 13 14। अच्छा ये तो ठीक ही है यार, मेरा दिमाग कहाँ चला गया। देखो 12 से 13 बड़ा है और 13 से 14 बड़ा है, यानी कि दूसरा वाला भी सही चला गया। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे, ऐसा का मतलब कैसा दोस्त, ऐसा का मतलब कि ऊपर कम दिया हो और नीचे ज़्यादा दिया हो। ठीक है, यानी कि नोमिनेटर कम हो डिनोमिनेटर से। हिंदी में बोले तो हर से अंश कम हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको इसको उल्टा लिख लेना है। और उल्टा लिखने के अब ये नहीं कि उल्टा लिखने को मैं बोल रहा हूँ तो कि आप उल्टा लिखने ही लग गए। उल्टा लिखने की क्या ज़रूरत है भाई, स्क्रीन पर लिखा होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा होगा। अब आप एक बार पेपर में उसको उल्टा लिखोगे फिर डिवाइड करोगे
तो आप डायरेक्ट ही डिवाइड कर लो एक ही बार ना, उल्टा सोच करके और डिवाइड कर लो, और इन जो बीच में साइन लगे हैं ग्रेटर देन या लेस देन के, उनको भी आपको पलटना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, या फिर आप समझ लो उल्टा करना पड़ेगा। और फिर आपको रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब, और डिटेल में मैंने इस ऐसे क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी बताया है, पार्ट 3 में नहीं देखा है आप तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है, आपको दिया गया है कि 1+1/2 और प्लस का 1/4, सॉरी 1/3 है, फिर 1/4 1/5 ऐसे करके 1/20 तक का जो सम है वो बराबर है के, और आपको ये वैल्यू बतानी है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 और प्लस लास्ट में है आपका 1/40। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीका है। पहला तो कि हम इस फॉर्म में इसको लिख लें जो हमें दिया हुआ है, या फिर हम जो हमसे जो पूछा गया है इसी को किसी तरह से ब्रेक करके और इतना बना लें जो के की वैल्यू दी हुई है। तो इसको ब्रेक करना इजी लग रहा है, जैसे कि मान लो मैं इसमें से बोलूं कि 1/2 आप कॉमन ले लो, तो आप बोलेंगे कि 10, अगर मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा, ये 1/2 बचेगा, फिर 1/3 बचेगा, फिर 1/4 बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा दोस्त, 1/20 बचेगा। ये बचेगा कि नहीं, अगर हमसे जो सवाल में पूछा गया है उसमें से दोस्त मैं 1/2 को कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास जो अब ये अंदर वैल्यू बच रही है ब्रैकेट के अंदर, क्या ये के बराबर नहीं है? तो आप बोलेंगे कि जी बिल्कुल ये तो के बराबर है। और अगर ये के बराबर है दोस्त, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि के लगा देते हैं, ठीक है। इसके बदले में हम क्या लिख लेंगे, के लिख लेंगे। अच्छा देखिए, ये के बराबर नहीं है एक्चुअली में, इधर प्लस में 1 ज़्यादा है, प्लस में 1 ज़्यादा है, तो इस प्लस में 1 को हम इधर ला देंगे, तो के-1 के एक्चुअली में ये बराबर है जो अंदर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा 1 से शुरू हुआ है वैल्यू, लेकिन सवाल में जो के की वैल्यू है ये 1/2 के आगे और 1/20 तक है, ठीक है। तो के पास हमें जो के की एक्चुअल वैल्यू दी हुई है वो 1 ज़्यादा है, तो हम 1 इधर माइनस कर लेते हैं, यानी कि हम इसकी केवल वैल्यू लिखना चाहते हैं। देखिए ये जो सवाल में दिया गया है केवल इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो ये 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा, के-2 हो जाएगा, और वही वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये 1/2 और इंटू का के-1 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में आपका के-1/2 आएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। मैंने कुछ ज़्यादा ही इधर उधर बोल दिया है, तो मैं वापस आपको इस सवाल को समझा देता हूँ। मैंने बोला कि इसको आप इसमें से 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 जैसे ही आपने कॉमन लिया तो अंदर बचा 1/2 प्लस 1/3 और लास्ट में बच गया आपका 1/20, ठीक है। और जो हमें सवाल में दिया गया है, अगर इसकी वैल्यू हम सवाल से निकालते हैं तो सवाल से ये 1 बस राइट साइड में ले जाके माइनस करना है, तो के-1 इस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, तो 1/2 और इंटू में इसके जगह पर हम के-1 अगर रख देते हैं तो ये के-1/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है हमारा, और ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ए की वैल्यू है 2 to the power 32, बी की वैल्यू ये है 2 के पावर 31 प्लस 2 के पावर 30, और ऐसे 2 के पावर 0 तक दिया गया है, और सी की भी एक वैल्यू आपको दी हुई है। आपको बताना है कि ए बी सी में क्या रिलेशन है, इनमें से कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, आपको ये ऑर्डर वाइज सजाना है। तो देखिए इसके लिए तो वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी, कंपेयर करनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू तो सिंगल वैल्यू दे रखी है, तो हम ये इसको अलग ही रखते हैं। बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए वी की जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलें कि 2 के पावर 0 से 2 के पावर 31 तक लिखा हुआ है। आप राइट से लेफ्ट चलने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे 2 के पावर 0 है, फिर 2 के पावर 1 आएगा, 2 के पावर 2 आएगा, 2 के पावर 3, और ऐसे करके 2 के पावर 31 तक है। तो बेसिकली ये एक जीपी बन जाएगा। जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी। गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मैं एक बार लिख के ही दिखा देता हूँ। ये बेसिकली 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, ऐसे बनेगा कहाँ तक, 2 के पावर 31 तक बनेगा। फिर आप बोलोगे कि हम एन पदों का जो योगफल का फॉर्मूला होता है जीपी में वो अप्लाई कर देते हैं। तो आप बोलें कि एन पदों के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए और इंटू का आर के पावर n-1 और बाई r-1, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली जीपी में आपको एन पदों का योगफल निकालने के लिए, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स ऐसे बोलेंगे इसको। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखते हैं कि कैसे आएगा। तो मैं इस फॉर्मूला को यहाँ से इरेज करता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर आपको ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो ए की वैल्यू तो 1 है। 1 कैसे, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो मान 1 हो जाता है, तो 2 to the power 0 जो है ये बेसिकली 1 है, और यही ए की वैल्यू है, तो ए की जगह पर 1 हो गया। और अंदर में आपको लिखना है आर का पावर एन। आर क्या होता है, ये जितना गुना बढ़ रहा है, रेशियो यहाँ पर लिखते हैं। तो ये देख रहे हैं कि 1 से 2 हो गया है, फिर 2 से 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 के स्क्वायर के बाद 2 का क्यूब हो जाएगा, ऐसे एक एक बढ़ रहा है, यानी कि डबल डबल ये हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है बेसिकली।
ठीक है, आप इस बात को सवाल में भी देख के समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 के पावर 29 है तो अब पावर 30 हो गया, यानी कि एक बार और 2 से गुना हो गया। 30 से पावर 31 हो गया, यानी कि एक बार और 2 से गुना हो गया। तो बेसिकली आर का जो मान है वो है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 का पावर एन लिखेंगे। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? तो 0 से लेकर के 31 तक हैं, तो टोटल 32 टर्म हो गए। क्योंकि 1 से लेकर 31 तक तो 31 टर्म हुए और एक 2 के पावर 0 भी है, तो उसको मिलाएंगे तो 32 टर्म। और माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई आपको करना है n माइनस वन, तो n का सॉरी r माइनस वन, तो r का मान 2 है और माइनस का 1। तो बेसिकली मैं फार्मूला बोल बोल के आपको बता रहा हूँ, वरना ये फार्मूला बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीपीओ या सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना रेडी होना पड़ेगा दोस्त। अब देखिए, दो ये तो नीचे 1 ही है, इनको तो आप नेग्लिजिबल हटा लो, इनको हटा ही दो, इनकी ज़रूरत नहीं रह गई क्योंकि ये 1 बन गए। अब जो b की वैल्यू आ रही है, 2 के पावर 32 से 1 कम है, और a की वैल्यू तो 2 के पावर 32 ही है, और b की वैल्यू उससे 1 कम आ गई, यानी कि b की वैल्यू जो है वो a से छोटी है। इतना बात कह सकते हैं कि a b से बड़ा है। अभी दूसरी वैल्यू को आप देखो, c की वैल्यू जो दे रखी है, c की वैल्यू को भी अब हम वैसे ही लिखेंगे, और अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा c की वैल्यू। आप c बराबर डायरेक्ट बोलिएगा a और इंटू r टू द पावर n माइनस वन। तो a की जगह पर 3 के पावर 0 है तो 1 ही लेंगे, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ 3 बढ़ रहा है तो हम लिखेंगे 3 के पावर n, तो ये 15 तक है, यानी कि 16 बनेगा n की वैल्यू, और माइनस का 1 और नीचे 3 माइनस का 1। तो ये बेसिकली 3 के पावर 16 माइनस 1 है, और नीचे 2 आ गया। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा दोस्त, कि इस 1 को तो आप नेग्लिजिबल मान लो, क्योंकि 3 के पावर 16 के कंपेयर में इस 1 की कोई औकात नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। हमारे पास ऊपर बच जा रहा है 3 के पावर 16, और नीचे 3 माइनस 1 का मतलब 2 होता है। 3 के पावर 16 का आधा लिखना है यहाँ पर। अब जरा देखिए इसको हम कैसे देख सकते हैं कि ये 2 के पावर 32 से बड़ा है या छोटा है, यानी कि ए से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि ए बी में तो हमने रिलेशन निकाल ही लिया है। अब बस सी की बात करनी है कि सी और ए में क्या रिलेशन है, या सी और बी में क्या रिलेशन है। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 3 के पावर 16 को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 3 को हम 2 गुना में 1.5 लिख सकते हैं। 1.5 दूना 3 होता है, तो इसको मैं 1.5 लिखूंगा और गुना में 2 लिखूंगा, और दोनों का ही पावर आपको 16 लिखना पड़ेगा। इसका भी पावर 16 और इसका भी पावर 16। अभी मैं थोड़ा अलग कलर से इस बात को लिख देता हूँ। ये पावर 16 हो गया और ये भी पावर 16 हो गया, और अभी आधा भी करना है दोस्त। आधा क्यों करना है? क्योंकि नीचे 3 माइनस 1 था। अब देखो जरा, अगर इस 1.5 के बदले में मैं 2 ही ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझो, क्योंकि ये ऐसे ही देख करके मुझे छोटा लग गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इजी तरीके से। इस 3 के पावर 16 को मैं 4 के पावर 16 मान लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इस 1 को तो हमने नेग्लिजिबल मान लिया है, इसको अगर मैं 4 के पावर 16 लग देता हूँ और नीचे 2 आ जाता है, तो आप बोलेंगे 4 के पावर 16 का मतलब 2 के पावर 32 हो गया, और नीचे ये 2 अभी एक बार और है, यानी कि ये 2 के पावर 32 का आधा है मेरे भाई, यानी कि ये ए और बी दोनों से ही छोटा है। कैसे छोटा होगा? क्योंकि बी तो 2 के पावर 32 से केवल 1 कम था, और ए की वैल्यू तो 2 के पावर 32 के बराबर ही है, और सी की वैल्यू जो है वो 2 के पावर 32 का आधा है, बटा 2 है। यानी कि सी सबसे छोटी हो गई और ए सबसे बड़ी हो गई, तो जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, और ओ माई गॉड, सारा ही इरेज हो गया, कोई बात नहीं। ए बी से बड़ा हुआ था और बी जो था वो सी से बड़ा हुआ था। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन सी में है, या आप ये भी कह सकते हैं कि सी सबसे छोटा हो रहा था, तो सबसे बाद में सी ऑप्शन सी में ही है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, 111 नंबर जो सवाल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसी सवाल की बात मैं शुरू में कर रहा था कि काफ़ी आपको एलसीएम एचसीएफ में नया सवाल देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें नया क्या है, आपको पढ़ कर लगा होगा कि ये तो पुराना जैसा ही है। देखिए भाई, नया थोड़ा सा ये है, जो रेगुलर क्वेश्चंस ऐसे मिलते नहीं हैं। इसमें आपको दिया गया है कि m जो है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ तक ठीक है। आगे आपको कह रहा है कि जिसे 6 और 5 से भाग करने पर शेषफल क्या आता है, 5 और 3 आता है, और जब इसी संख्या m को 11 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखिए, सवाल पढ़ के आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं लगा होगा, लेकिन अगर आप गौर फरमाइएगा भाई, तो देखिए कि यहाँ पर 6 से भाग करने पर शेष 5 बच रहा है, और जब 5 से भाग किया जा रहा था तब शेष 3 आ रहा था। यहीं पर मेन दिक्कत है। हमने ये पढ़ा है ज़्यादातर केसेज में कि इनका जो डिफरेंस आता है वो सेम होता है। जैसे 6 से भाग करने पर शेष 5 बचा, तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का, और 5 से भाग करने पर जो शेष बचता है उसका भी अंतर 1 का ही रहना होता है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो एलसीएम और इनटू का के और माइनस का डिफरेंस के बराबर आएगा। ये बात मैंने पिछली दोनों तीनों वीडियो में बताई भी है कि ऐसे क्वेश्चन में यही काम करते हैं।
लेकिन ये कब काम करते हैं मेरे भाई, जब डिफरेंस सेम हो। किसका डिफरेंस, जिससे भाग कर रहे हैं और जो शेष आया है, यानी कि डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है, भाजक और शेषफल का जो अंतर है वो सेम आना चाहिए था। वही अंतर हम यहाँ पर एलसीएम इंटू के माइनस में से घटाते हैं। ठीक है, एलसीएम इंटू के और माइनस में वो डिफरेंस घटाते हैं जो डिवाइजर और रिमाइंडर का रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अंतर ही सेम नहीं है। डिवाइजर जब 6 था तो रिमाइंडर 5 आ गया है, यानी कि डिफरेंस 1 का है। और जब डिवाइजर 5 था तो रिमाइंडर 3 आ गया है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस 2 का आ गया भाई। यही बात सबसे गड़बड़ हो गई। तो इसको हमें पहले फिक्स करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा हम रिमाइंडर बना लें जिसको 6 से भाग करने पर 5 शेष बच जाए और 5 से भाग करने पर 3 शेष आ जाए। कोई सिंगल आपको एक ही रिमाइंडर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम 6 से भाग करें तो 5 बच जाए, यानी कि रिमाइंडर। और जब 5 से भाग करें उस नंबर को तो शेष कितना बच जाए, 3 बच जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप देखो ऐसे समझ सकते हो कि जब हम 6 से भाग करते हैं तो 5 शेष बचता है, यानी कि पहला नंबर किस टाइप का होगा, 6a और प्लस का 5 टाइप का होगा। 6 और a की जगह पर हम कोई भी नंबर 1 2 3 पुट कर सकते हैं और 5 क्या है, हमारा रिमाइंडर है। इस फॉर्म में आएगा हमारा फर्स्ट वाला नंबर। अब यहाँ से देखो, अगर a की वैल्यू हम 1 लेंगे दोस्त तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ओवरऑल नंबर जो बनेगा, अगर ए की जगह पर इसमें हम 1 रखेंगे तो वैल्यू ये 11 देगा। अगर ए की जगह पर आप 2 रखेंगे तो ये 6 बढ़ जाएगा, क्योंकि 6a है तो 6 के पहाड़े के जैसा ये बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। तो 11 और 6 ये 17 हो जाएगा, 17 और 6 23 हो जाएगा, 23 और 6 29, ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर दूसरा नंबर किस टाइप का होगा, उसमें 5 से भाग कर रहे हैं तो आप बोलेंगे 5a या 5b रख लो यहाँ पर, ठीक है। और उसमें रिमाइंडर 3 आता है तो हम प्लस का 3 कर लेंगे। अब इसमें देखिए, अगर बी की जगह पर मैं 1 रखता तो आप बोलोगे कि ये 5 और 3 8 दे देगा। और चूंकि इसमें 5b है, यानी कि 5 से गुना करना है या फिर 5 से डिवाइड करना है, डिवाइजर 5 है, तो 5 5 बढ़ेगा ये, तो 8 और 5 13 होगा, फिर 13 और 5 17 होगा, 13 और 5 18 होगा, सॉरी, 13 और 5 18 होगा और 18 और 5 23 होगा। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 23 देखा तो मैं ये समझ गया कि दोनों में एक कॉमन नंबर मिल गया हमें, 23। अब ये कॉमन नंबर दोस्त जो 23 आ रहा है, यही वो एक ऐसा संख्या है जिसको हम 6 से भाग करेंगे तो शेष 5 बच जाएगा और 5 से भाग करेंगे तो शेष 3 बच जाएगा। आप चेक करो, 23 को अगर आप 6 से भाग करोगे तो आप बोलेंगे कि 18 तक कटेगा, 6 3 18 और 5 आपका डिवाइजर शेषफल बच जाएगा। और 5 से अगर आप भाग करेंगे तो 20 तक कट जाएगा, 5 चौके 20 और 3 शेष बच जाएगा। तो 23 जो है ये कॉमन ऐसा मिल रहा है आपको नंबर, जिसको 6 से भाग करने पर हम 5 बचा सकते हैं रिमाइंडर, और 5 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर बचा सकते हैं। अब यहाँ से हम ये बात करेंगे कि अब जो हमें नंबर चाहिए एक्चुअली में, जिसे 11 से डिवाइड करना है, वो नंबर जिसका नाम m है वो कैसे निकलेगा। तो आप बोलेंगे कि ये नंबर अब इस तरह का बनेगा, एलसीएम और इनटू का k और प्लस का जो यहाँ पर हम शेषफल लिखते हैं कि कितना शेष बचता है, तो शेष यहाँ पर 23 बचाना है हमें, यही कॉमन रिमाइंडर बनेगा, ठीक है। तो हम 23 यहाँ पर लिखेंगे। अब आप बोलेंगे कि एलसीएम लिखो, किसका भाई, एलसीएम जिससे भाग लगा रहे हैं 6 और 5 का एलसीएम, तो आप बोलेंगे कि ये 30 हो गया और k और प्लस का 23। अब बताइए k की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो आपको बताना है सवाल में कि m जो है ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो हम इसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक ले जाते हैं। तो 30 के पहाड़े में आप बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप बोलेंगे कि जी ये 990 तक शायद कट जाएगा 3 से, और एक 0 से भी कट जाएगा, 990 तक कट जाएगा। लेकिन 990 में अभी हमें 23 भी तो भाई जोड़ना है। अगर 990 इसी को बना दिए तो 23 जोड़ेंगे तो वो पार कर जाएगा, 1000 के ऊपर चला जाएगा। इसीलिए 990 के नीचे आपको सोचना पड़ेगा 30 से कटने वाला कौन सा है। तो 30 से कटने वाला आप बताइए, 360 तक तो दिख ही रहा है, 12 से कट जाएगा, 12 बार में 12 360 नहीं, 900 के पास न जाना है, 960, 960 की 23 तियाँ 96 होता है, 23 तियाँ या 33, 1 मिनट यार, 96 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा ना, 960 बन जाएगा। 960 इससे कटने लायक है, तो हम k की वैल्यू को 32 रख देंगे। वैसे k की वैल्यू क्या रख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आपको बस इसको छोटा से छोटा सॉरी बड़ा से बड़ा 3 अंकों का संख्या बनाना है जो कि 30 से कट जाए, ठीक है। और उसमें 23 जोड़ने के बाद वो 4 अंक का भी नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम k की वैल्यू देखो, और कुछ नहीं तो आप 900 ही ले लो, आपको पता है कि 30 से 900 तो कट जाएगा। तो अगर हम 900 लेंगे और 23 जोड़ेंगे तो आपको पता है कि अभी कम ही रह जाएगा, तो और 30 बढ़ा लो इसमें, 930, उसमें भी 23 जोड़ेंगे तो 953 जाएगा। तो आप इसमें 60 एक ही बार बढ़ा के देखो, तो ये बन जाएगा 960, और इसमें अगर आप 23 जोड़ते हो तो 983 बनेगा।
तो ऐसे भी आप कर सकते हो 983, या के की वैल्यू डायरेक्ट, जैसे मैंने 32 निकाल लिया, आप भी 32 निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट निकाल लो। अब डायरेक्ट भी अगर नहीं निकालने आ रहा है तो तरीका है अपने पास कि आप 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या लिखो 999, इसको 30 से भाग करो और देखो कितना बार में ये कटता है, और नीचे जो भी यहाँ पर शेष बचेगा उसको आप इस 999 में से घटा लोगे, तो भी आपका बात बन जाएगा, तो भी आपका आ जाएगा कि ये नंबर कितना होना है, 983 होना है। ठीक है, तो हम ये बात पता लगा पाए दोस्त कि नंबर कितना आएगा, 983 आएगा। के की वैल्यू 32 लेना है, क्योंकि 960 तक ये लास्ट हम 30 से कटा सकते हैं, और इसके बाद 30 से कटने वाला नंबर कितना है, डायरेक्ट 990 है। आप देख रहे हैं कि 999 तीन अंकों का सबसे बड़ा संख्या होता है, जो कि 30 से कटेगा नहीं। हमें 30 से कटने वाला नंबर बताना है, और उसमें से 23 जोड़ने के बाद वो 1000 के नीचे ही रहना है, क्योंकि अगर 1000 पर गया उसके ऊपर तो वो 4 अंकों का बन जाएगा मेरे भाई। तो हमें 1000 के नीचे ही रखना है, 999 से पहले का लेना है जो 30 से कट जाए, और 23 जोड़ने पर भी वो 999 को पार ना करें। तो अगर 990 हम लेते हैं, जो कि 3 का मल्टीपल है और एक बार जीरो से भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 30 का मल्टीपल ढूंढना है, तो आप 30 का मत ढूंढो, आप 3 का और जीरो का अलग अलग देखो। तो अगर मैं 99 और जीरो लेता हूँ, तो मुझे पता है कि एक जीरो से ये जीरो कटेगा और 3 से 99 कट जाएगा। तो जब मैं 990 ले रहा था तो दिक्कत ये आई कि 990 में अगर मैं ये 23 ऐड करूँगा तो वो 1000 को पार कर जाएगा, और वैसे में दिक्कत हो जाएगी, 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, और हमें 3 अंक का ही चाहिए। तो मैंने बोला कि चलो अगर 990 नहीं हुआ तो अब 30 के पहाड़े से कटाना है, तो उससे 30 कम लेते हैं। फिर 990 से 30 कम कौन सा हो गया, 960 हो गया। अब इसमें अगर आप 23 जोड़ते हैं तो ये 983 तक ही पहुंचेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका मतलब एम की वैल्यू हमें आ गई, सही सही मिल गई, वो है 983। और इस नंबर को हमें 11 से भाग करके बताना है कि शेष क्या बचेगा, बताइए। तो आप डायरेक्ट 11 से भाग भी दे सकते हैं, या 11 का मल्टीपल जैसे चेक करते हैं कि 11 से कटता है कि नहीं, क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर जोड़ते हैं। तो 9 और 3 12 हो गया, और 12 में से ये 8 वापस घटा लोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 अपना शेष है। ठीक है, ये तरीका है 11 से भाग करके शेषफल निकालने का, या फिर आप पूरा पूरा भाग ही कर लो तो भी आपका शेषफल 4 आ जाएगा। मैंने कैसे निकाला, मैंने बोला आपको कि ये 9 और 3 कितना हो रहा है, 12, और 12 में से बीच वाला मैंने घटा दिया, 8, 4 आ गया। तो ये सवाल काफ़ी दमदार सवाल है, अपने आप में अच्छा सवाल भी है, तो आप इसको ज़रूर से प्रैक्टिस में रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, इस तरह का सवाल मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे सवाल में क्या करते हैं, या तो इनको जोड़ते हैं या फिर गुना करके चेक करते हैं। दोनों में से देखो, अगर योगफल सेम आ गया तो गुना करके चेक करते हैं, और अगर गुणनफल सेम आ गया तो जोड़ करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 5 10 और 7 3 10, योगफल सेम है तो हम गुना करके चेक करेंगे। ये 5 5 25 है, और ये 7 3 21 है। बताओ 25 से 21 बड़ा है कि नहीं दोस्त, तो 25 वाला तो बड़ा है, सॉरी 25 21 से बड़ा है कि नहीं, तो ये बड़ा हो जा रहा है, यानी कि पहला वाला कथन सही हो गया। दूसरा में देखो 7 6 13 और 8 5 13, दोनों तरफ ही 13 बन रहा है, तो हम गुणनफल चेक करेंगे। 7 छक LHS में या फिर लेफ्ट साइड में आपका 42 बन रहा है, और 8 5 40 राइट साइड में 40 ही बन रहा है, और 42 40 से बड़ा है, यानी कि ये भी सही हो गया। तीसरा 9 3 27 और 6 6 36 है, तो 27 तो 36 से बड़ा नहीं है, यानी कि तीसरा गलत हो गया। तो पहला और दूसरा केवल सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। इसको मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बता रखा है, आप जरूर से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब देखिए, अगले सवाल में आपको बोला गया है दोस्त कि इसका इकाई अंक अगर n+2 है तो n का मान क्या होगा। अब देखिए, जैसे मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि पिछली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बताया है। क्यों बोल रहा हूँ दोस्त, कि देख अब आप देखिएगा तो आप सोचिए कि भाई इसी वीडियो में सारा कुछ बता दो। यार, मैं जो कॉन्सेप्ट पहले किसी वीडियो में बता चुका हूँ, अगर उसी बात को दोबारा इस वीडियो में वापस रिपीट करने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी वैसे केस में। और बात वही बताना है मुझे, तो मज़ा भी नहीं आया कि कुछ नया भी नहीं बता रहा हूँ, और वीडियो भी खामखा लंबा हो रहा है। तो ऐसे में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। आप पिछली वीडियो को, जिस वीडियो को मैं प्रीफर कर रहा हूँ, आप जा करके वहाँ पर देखिए उस वीडियो को, और उसमें जो बात बताया गया उसको सीखिए, फिर इसको देखिए तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, या फिर आप शुरू से सीरीज शुरू कीजिए, पहले पार्ट 1 देखिए, 2 देखिए, ऐसे तब जाके मज़ा आएगा। आप बीच में कहीं से देखोगे तो मे बी आपको समझ ना आए, और फिर आप बोलें कि वीडियो अच्छा नहीं है ये वो, तो वो काफ़ी गलत बात है। तो यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट दिया गया है कि n+2 है, तो n की वैल्यू बतानी है, कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं क्या आएगा पहले यूनिट डिजिट। तो आप 7 को 6 से गुना कीजिएगा तो 7 छक 42, 2 आ जाएगा। एक मिनट एक मिनट, हिंदी में गलती है दोस्त, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हिंदी में सवाल ही गलत है, इंग्लिश में सही है। इंग्लिश में देख रहे हैं कि ये अलग है ये अलग है, लेकिन इसमें ये सब मिक्स करके पता नहीं क्या लिख दिया है। तो इंग्लिश के हिसाब से आप चलिए देखिए, लास्ट में 3 है फिर 6 है। एक मिनट हट जाए यार, क्या आ गया, तो 3 छक 18, लास्ट में 8 आ गया। और 8 को अगर आप n से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, 8n बन जाएगा।
8n अगर यूनिट डिजिट है और राइट साइड में ये किसके बराबर है, एक्चुअली में यूनिट डिजिट तो n+2 के बराबर है। तो यहाँ से आप बोलेंगे कि इस n को अगर इधर लाते हैं तो 7n बन जाएगा और 7n किसके बराबर आ जाएगा, 2। अब आप बताइए कि n के जगह पर हम क्या रखें कि लास्ट में 2 आ जाए। तो आप बोलेंगे कि n की जगह पर 6 रख दो, 7×6 = 42 होता है और लास्ट में 2 ऐसे केस में आ जा रहा है, यानी n का मान 6 है। और आपको नहीं मिल रहा है कि n की जगह पर क्या रखें, तो भी कोई बात नहीं है, आप ऑप्शन से उठा करके चेक कर लीजिए कि क्या n का मान रखें कि 2 आ जाएगा लास्ट में। तो आप बोलें कि अगर n की जगह पर 1 रखेंगे तो 7 एकम 7 ही रहेगा, अगर 8 रखेंगे तो 8×7 = 56, लास्ट में 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 7×3 = 21, लास्ट में 1 आ जाएगा, और अगर 6 रखते हैं तो 7×6 = 42, लास्ट में 2 आ जा रहा है, तो 6 हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या बोला गया है, n की वैल्यू दी हुई है इतना का स्क्वायर प्लस ये और √n का मान बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में तो मैं कहूँगा कि आप ds ही लगा लो तो ज़्यादा बेहतर है। ds कैसे लगाएंगे, देखिए हमें √n का मान पूछ रहा है, तो एक्चुअली में रूट में ds लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा और n आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करने से n का मान आएगा, तो हमें इसका ds निकाल करके और उसका स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, पहले ds निकालते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है ds निकालने पर। तो देखिए पहले ds बनता क्या है चेक करते हैं, 1 मिनट यार। देखिए भाई, तो आप बोले हैं कि n का ds क्या निकलेगा। देखिए n बराबर मैं ds लिख लेता हूँ एक ही बार। इसमें देखिए ये 5 हो गया और 4 9 हो गया, तो 9 को तो लेते नहीं है, तो 3 2 5 और 1 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और 36 का तो ds ही 9 है, तो इसको हटा ही लो, लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 45 के लिए तो 5 4 9 ही बच गया, और 3 2 5 और 1 6 बचा, और नेक्स्ट वाले में 6 और 3 9 हटा देंगे तो 4 2 6 और 1 7 बचेगा, तो 7 6 13 का मतलब 4 आ गया ds। ds कितना आ गया भाई मेरे, 4 आ गया। यहाँ पर डिजिटल सम जिसको बोलते हैं आप, वो 4 आ गया। अब देखिए हमें ऑप्शन में सबका डिजिटल सम चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर 4 आ रहा है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन का अगर मैं ds लिखता हूँ तो आप बोल रहे हैं कि 6 और 3 9 तो हटा ही लो, तो 4 2 6 और 1 7 बच रहा है। अब देखिए हम 7 केवल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया गया है वो √n की वैल्यू है, और हमने जो डिजिटल सम निकाला है वो केवल n की वैल्यू है भाई। तो √n को अगर हम स्क्वायर करेंगे एक बार तब ना n आएगा, तो आप बोलेंगे कि जी बिल्कुल √n को हम एक बार स्क्वायर करेंगे तब n की वैल्यू आएगी। और जो भी हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे √n के ही वैल्यू हैं, तो अगर इनका स्क्वायर करेंगे तब जा करके हमें n की वैल्यू मिलेगी। तो इनका स्क्वायर करने का मतलब इनके डिजिटल सम का स्क्वायर करके हमें चेक करना पड़ेगा कि इनके डिजिटल सम का जो स्क्वायर है क्या वो n के डिजिटल सम के बराबर है कि नहीं है। तो हम पहले ऑप्शन का ds निकाले हैं जो कि 7 आया है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, और 49 आपको पता है कि 9 को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो 9 छोड़ देंगे तो 4 ds बच जा रहा है, और n का ds भी 4 था। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, अभी है ये बात नहीं कह सकते हैं, अभी हमें बी को भी चेक करना है। तो बी को हम चेक करते हैं, तो आप बोलेंगे कि बी में देखिए 5 4 9 तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पे 3 2 5 और 1 ये 6 बच जा रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36, ये तो 9 आ जा रहा है, तो ये हुआ नहीं। यहाँ पर आप कहेंगे दोस्त कि 4 4 8 और 1 9 हटा दो, तो ये 5 बच रहा है, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ds 7 आ जा रहा है, होगा नहीं। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि 7 और 2 9 लेंगे नहीं, और 4 3 7 और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि ds 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि उसका डिजिटल सम 4 आ रहा था। ये तो हो गया आपका पहला तरीका जो कि डिजिटल सम से करने वाला है। दूसरा, अगर आप प्रोसेस वाइज इसको बनाते हैं तो प्रोसेस भी काफ़ी आसान है, लेकिन आपको थोड़ा पैटर्न समझना पड़ेगा कि क्या पैटर्न दिया गया है। जैसे n पर जो दिया गया है इसको मैं चेंज करके थोड़ा लिखना चाहता हूँ। देखिए क्या लिख सकते हैं भाई, आप बोलेंगे कि n की जो वैल्यू है ये पहले है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर लिख लेता हूँ। और सेकेंड टाइम भी आपको बोला गया है कि ये 1 2 3 4 5 है, और जो दूसरा बार है ये जो दिया गया है इसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 है और प्लस का 1 है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप बोलें कि एक्चुअली में ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, और प्लस देखो ये 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 2, और एक बार ये डबल लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार अब बन गया है 1 2 3 4 5, और इनटू में 1 कर सकते हैं और प्लस 1 का स्क्वायर। ये मैंने लिख लिया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। ये a का स्क्वायर है, ये 2ab है, और ये b का स्क्वायर है। तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये एक्चुअली में आ जाएगा 1 2 3 4 और 6 का होल स्क्वायर। अब अगर ये n की वैल्यू इतनी है दोस्त, तो रूट n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, और ये केवल बाहर से 1 2 3 4 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रोसेस वाइज भी सवाल आसान है, लेकिन आपको ये पैटर्न पता चल जाए तब के लिए।
और डिजिटल सम की तो बात ही अद्भुत है भाई, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है ये 0.03 और अपॉन में आपको दिया गया है 0.2। फिर नेक्स्ट टाइम में 0.003 और अपॉन में 0.02 और फिर ये दिया है और वैल्यू आपको बतानी है कि क्या ये 0.6 के बराबर आएगी नहीं आएगी। देखिए एक बात आप समझ लो दोस्त, पहले इसमें ट्रेंड समझो कि यहाँ पर दिया क्या है, पैटर्न, आई मीन टू से पैटर्न समझो। नीचे है पॉइंट के बाद एक अंक और ऊपर है पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि हम इसमें पॉइंट पॉइंट काटते हैं तो ऊपर एक पॉइंट आपका बचेगा, यानी कि पॉइंट के बाद एक अंक आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, और 10 से हम एक जीरो काटेंगे तो नीचे 10 बचेगा, यानी कि ऊपर एक पॉइंट बचेगा। बात वही हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में भी देखिए, दूसरे टर्म में नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक और ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक, यानी कि हम पॉइंट पॉइंट काटेंगे तो ऊपर पॉइंट के बाद एक अंक बच जाएगा, और पहले में भी पॉइंट के बाद एक अंक बचा था। तीसरे में भी सेम केस है, ऊपर पॉइंट के बाद 4 अंक है और नीचे पॉइंट के बाद 3 अंक है, यानी कि काटेंगे तो ऊपर पॉइंट के बाद एक अंक रह जाएगा। और यहाँ भी सेम केस है। तो अगर पैटर्न ये सेम है दोस्त, यहाँ पर ध्यान रखना, अगर पैटर्न सेम है और ऊपर नीचे का गैपिंग सब में सेम है, जैसे ऊपर नीचे का गैपिंग यहाँ पे 1 है, दूसरे वाले में भी 1 है, सब में 1 1 ही है, 3 2 ही है, और पैटर्न भी सेम है, तो आप समझ लीजिए कि सबकी वैल्यू सेम ही आने वाली है। सेम आने से मतलब क्या है, अगर मैं पहले वाले की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो ये जो 4 टर्म्स लिखे गए हैं चारों की वैल्यू सेम ही आएगी, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा बेसिकली। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो पहला वाला टर्म आप देखें कि कितना है, 0.03/2। तो पॉइंट से पॉइंट काट लेंगे तो ऊपर कितना रह जाएगा आपके पास, ऊपर रह जाएगा दोस्त 0.3 और बाई का 2 रह जाएगा। अगर मैं पॉइंट काटता हूँ तो 0.3 रह जाएगा, क्योंकि नीचे पॉइंट के बाद एक अंक है, ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट हटाने के बाद ऊपर पॉइंट के बाद एक अंक रह जाएगा। और यही सब में आएगा, अगर आप सबको करोगे तो यही वैल्यू आने वाली है, मैंने पहले ही समझा दिया है। तो ये बेसिकली 3 का आधा है तो 1.5 होता है, और लेकिन पॉइंट ऊपर लगा है तो ये पॉइंट और 15 आएगा। और अगर एक टर्म की वैल्यू ऐसी है तो ऐसे ऐसे 4 टर्म्स है तो इसको हम 4 से गुना करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, यानी कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो गया और पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। अब पहला वाला स्टेटमेंट अगर सही है तो अब हमें दूसरा वाला चेक करने की ज़रूरत है। दूसरा वाला तो आप इजीली चेक कर पाएंगे, कैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको। दूसरे वाले में आपको करना क्या है भाई, यहाँ पर देखो सबसे बड़ा वाला से हम शुरू करते हैं, जो जिसमें पॉइंट के बाद पॉइंट सबसे ज़्यादा लेकर के यहाँ पे है। जैसे पॉइंट सबसे ज़्यादा लेने का मतलब पॉइंट के बाद सबसे अधिक संख्या किसके बाद लिखा गया है, तो आप बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर है। तो देखो इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है मेरे भाई, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉइंट के बाद 6 नंबर पे चला जाएगा या 6 अंक पे सबसे लास्ट में जाएगा। तो सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यानी कि छठे नंबर पे 1 आएगा जोड़ने के बाद। तो इसमें देखो क्या ये 1 छठे नंबर पे है, लास्ट वाला 1, तो आप चेक कर लो। तो ये 2 2 4 2 6 छठे नंबर पे एक आ रहा है। ठीक है, अभी इस दूसरे वाले केस में देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो ये पॉइंट के बाद चौथे नंबर पे चला जाएगा, तो चौथे पर भी हमें एक चाहिए। तो देखो ये एक जो है ये चौथे पर भी है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0.1 है, यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या। अच्छा 0.1 इसमें स्क्वायर ही नहीं दिया है, कोई बात नहीं, स्क्वायर नहीं दिया इसका मतलब इसमें एक 2 नंबर पे है, पॉइंट के बाद दूसरे अंक पे एक है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद दूसरे अंक पे एक चाहिए और दूसरे अंक पे एक है, यानी कि ये वेरीफाई कर रहा है, तो दूसरा वाला भी सही है। या तो फिर आप स्क्वायर निकाल के ही जोड़ लो, तो दोनों सही है यहाँ पर। तो हम बोले कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही उत्तर है, और यहाँ पर 115 नंबर में दोस्त दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई सवाल नंबर 116 में, 116 में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आपको यहीं तक निकालना है। ठीक है, इसके आगे यहाँ से हिंदी शुरू हो जा रहा है और हिंदी वाला यहाँ तक लिखा गया है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। आपको शुरू में यहाँ से और यहाँ तक जोड़ करके बताना है कि क्या होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली में कितना है आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये है 1/0.1 का स्क्वायर, और दूसरा है 1/0.01 का स्क्वायर, फिर आपको बोला गया है 1/0.5 का स्क्वायर, और फिर आपको लास्ट में बताना है 1/0.05 का स्क्वायर। ये आपको बताना है। तो देखिए अगर सवाल ऐसा है और ऑप्शन सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग हैं, तो मैं डिजिटल सम लगाना ज़्यादा आसान समझता हूँ ऐसे केस में। डिजिटल सम लगाने के लिए इन पॉइंट्स वॉइंट से आपको कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप पॉइंट पर ध्यान ही मत लगाओ, आप विदाउट पॉइंट चलो। अगर देखो ये 1/1 है तो डिजिटल सम 1 हो गया, ये भी 1/1 है तो डिजिटल सम 1 हो गया, क्योंकि पॉइंट तो लेना नहीं है। इसमें नीचे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो अगर नीचे 25 है तो हमें ऊपर 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 4 हो गया।
और ये कितना है, इसमें भी नीचे 25 है तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 4 8 और एक 9 तो हम लेंगे नहीं, तो डिजिटल सम 1 बच गया। हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि किस में डिजिटल सम 1 आएगा आपका। तो देखिए पहले वाले में 5 4 9 कट गया तो 1 बच गया और पहला अपना आंसर हो गया। क्योंकि बाकी ऑप्शन के डिजिटल सम अलग अलग हैं, यहाँ पर 9 बन रहा है, यहाँ पर 5 बन रहा है, यहाँ पर 6 बन रहा है, तो पहला ऑप्शन अपना सही है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पर कि क्या ये 497 से बड़ा है और ये वैल्यू बराबर है कि नहीं। ये भी कैलकुलेटिव सवाल लग रहा है, तो आप छोड़ ही दे तो बेहतर होगा। आई मीन टू से बाद में करें, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको भाई। जैसे जो आपको LHS में दिया है उसको हम पहले देखते हैं कि ये क्या बनेगा। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना दे देगा आपको, 2 और 1 3/2 दे देगा। और गुना में अगला टर्म जो है ये 3 और 1 4/2 दे देगा, 4/3 सॉरी। फिर अगला आपको 5/4 दे देगा, 4 और 1 5/4। और गुना में ऐसे ही लास्ट वाला जो आएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, 998 और एक 999/998, इतना आएगा। बेसिकली ऊपर वाला 999 है, मैं और साफ लिखता हूँ 999, और नीचे है अपने पास 9 9 और 8। अब देखिए ज़रा गौर फरमाइएगा इसमें। देखिए ये 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, यानी कि सारे ऊपर नीचे वाले कट जाएंगे। लास्ट वाले का ऊपर वाला बचेगा और शुरू वाले का कितना बचेगा, 2 बचे। शुरू वाले में नीचे वाला बचेगा, यानी कि ये 999/2 बचेगा। अब बताइए कि 999/2 क्या 497 से ज़्यादा है दोस्त। तो ये तो लगभग 500 के करीब है, क्योंकि अगर ये 1000 होता तो 500 आ जाता। तो और 500 497 से बेसिकली बड़ा है, यानी कि पहला वाला हमारा ट्रू हो गया भाई। ठीक है, 500 से ये थोड़ा सा ही नीचे आएगा क्योंकि 999 है भाई। ठीक है, तो ये 495.5 के 495 बोल रहा हूँ, 498 या 99.5 आएगा। तो ऑप्शन ए तो सही हो गया, 497 से बड़ा हो गया। ऑप्शन बी को आप चेक करो कि ऑप्शन बी का क्या कंडीशन है। देखते हैं ऑप्शन बी में क्या है भाई, चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन बी में जो दिया गया है, यहाँ पे हम हिंदी वाले से उठा लेते हैं। ये 14 है, तो पहले आप इंटीजर पार्ट को जोड़ लीजिए। तो आप बोलेंगे कि 14 और 5 19, 19 में से 2 गया तो 17। तो पहले मैं इंटीजर पार्ट को जोड़ घटा कर लिख दिया कि ये कितना आ गया, 17। 14 5 19 में से 2 गया तो ये 17 आ गया। अब जो बचता है ये अंदर वाले, इनको आप लिखिए। तो आप बोलेगा कि ये 17 और प्लस का कितना हो गया भाई, 1 मिनट। 17 प्लस इनको 3/4 को और 1/4 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये 4/4 आ जाएगा, यानी कि ये 1 आ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा ये 1 बन जा रहा है। और ये 1/2 है माइनस में, तो 1 में से 1/2 का मतलब आधा घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी कि ये 17.5 आ गया। अब राइट साइड वाला आप देखिए कि ये कितना आएगा। तो ये पहले 11 और 12 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 23, और 23 में से 7 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब देखिए ये स्टार्टिंग ही 16 से हो रहा है, यानी कि ये 17 वाला तो इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि ये 16 से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली 16 पॉइंट, अब आगे कुछ भी आ जाए 16 पॉइंट बड़ा तो 17 वाला ही होगा, यानी कि दूसरा वाला भी सही हो गया। और दूसरा वाला अगर सही है तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त ये सारे सवाल अब 2018 के आ रहे हैं, और देख रहे हैं आप 2018 में पूरे भर भर के एक ही जैसे सवाल पूरा आए हुए हैं। तो इन इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस आपको करके जाना बिल्कुल ही मैंडेटरी है। आप ज़रूर करके जाइए ऐसे सवालों की प्रैक्टिस है। अगर ऐसे सवाल आप करके नहीं जाते हैं तो आप फिर अंदर जा कर के और 99 का चक्कर पकड़ लेगा आपको भाई। आए नहीं है कोई गारंटी नहीं है। देखो दोस्तों, अभी अगर आप फुल में फुल कम से कम 90 प्लस क्वेश्चन सही सही करना चाहते हो, आई मीन टू से 180 प्लस नंबर लाना चाहते हो, या फिर बहुत बेहतर करना चाहते हो स्कोर, इंग्लिश आपकी कमज़ोर है या फिर इंग्लिश भी ठीक है और फिर भी आप और अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को भी करके आना पड़ेगा। और इसका तरीका यही है कि आप कैलकुलेशन को फास्ट रखो और प्रैक्टिस जारी रखो बिल्कुल, और ऐसे क्वेश्चन को पहले से करके जाओ। और ऐसे क्वेश्चन को भले ही आप बाद में अटैम्प्ट करो, लेकिन आखिर आप जल्दी कर पाओगे तभी तो बाद में भी अटैम्प्ट करोगे इन्हें। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन लेकर के और बैठे रह गए। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट इस बार दिया गया है, तो मैंने ऐसे में बोला था आपको कि उल्टा सोच लो। तो 3/110 को मैं 110/3 सोचूंगा दोस्त। और अगर ये 110/3 है तो बताइए भाग ला के क्या आएगा। तो आप बोलें कि 36 यहाँ तो 108 होता है, तो लगभग 36 आ जाएगा। और लेस देन को ग्रेटर देन लिख देते हैं। और ये 9/308 है तो 308/9 लिख देंगे, तो 9×3 = 27 हो जाएगा। और बचेगा 3 8, तो 9×4 = 36, लगभग 34 आएगा। और तीसरा को चेक कीजिए, 7×3 = 21, और 15 तो 7×2 = 14 आएगा, लगभग 32 के आसपास आ रहा है। तो ये तो सही हो गया, क्योंकि 36 34 से बड़ा है और 34 भी 32 से बड़ा है, तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा की बात करते हैं। तो दूसरा में आप देखेंगे कि क्या ये 279 के बराबर आएगा इधर वाला जोड़ के।
देखो भाई, ये तो देख के ही पता चल जा रहा है कि इसमें 99 केवल इंटीजर पार्ट को ही जोड़ोगे तो 99 ही इतना बार आ गया है कि ये 289 से यही बड़ा हो जाएगा। बटा वाला तो बात हटा ही दो आप। 3 बार ही 99 को जोड़ोगे तो 9×3 = 27, 270 और फिर 9×3 = 27। तो आप बोले हैं कि 297 तो यही हो जा रहा है दोस्तों। केवल 3 बार ही 99 को जोड़ने से 297 हो गया और हमें लास्ट कहाँ तक जोड़ना है, 6 बार 99 जोड़ना है, उसके बाद अभी बटा वाला भी जोड़ना है। तो डेफिनेटली ये 279 से तो बड़ा आने वाला है, यानी कि सेकंड वाला आपका गलत हो गया, केवल पहला सही है और केवल पहला सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू इतनी है और आपको ये F1 F2 F3 और ऐसे ऐसे करके F10 तक की वैल्यू को ऐड करना है। तो बेसिकली पहले आप समझ लीजिए कि इसमें करना क्या है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पहले 1 रखना है इस इक्वेशन में, और फिर जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 10 रखना है और सबको जोड़ना है। तो जैसे मैं अगर 1 रखता हूँ मान लो, तो ये देगा 1/1 और माइनस का 1 इस एक्स के जगह पर अगर 1 रखूँगा तो 1 और 1 2 आ जाएगा। ये तो 1 रखने से आया। अब अगर आप 2 रखते हैं तो ये 1 पहले वाले टर्म में एक्स है नीचे तो वहाँ पर 2 आ जाएगा, और माइनस का 1 जब दूसरे वाले में 2 रखेंगे तो दूसरे वाले में x+1 है, यानी कि एक ज़्यादा रखना है तो ये 3 हो जाएगा। फिर अगर मैं 3 रखूँगा तो 1/3 और अगले में आर में माइनस वाले में ये 4 हो जाएगा, यानी कि एक ज़्यादा आ जाएगा। और ऐसे ही लास्ट में आप लिखते हैं तो प्लस में नीचे 10 आएगा और माइनस में 1/11 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे केस में दूसरा और तीसरा कट जा रहा है, फिर तीसरा और चौथा कट रहा है, तो ये सारे ही कट जाएंगे। और आप देखें कि लास्ट में ये जो 11 वाला आपका बचेगा ना, लास्ट में कौन सा बचेगा भाई मेरे, ये 11 वाला बचेगा, 10 तक कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले वाले का दूसरा कटना शुरू हुआ है तो लास्ट वाले का पहला तक सारा कट जाएगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि 10 के बाद अब 11 के आगे कोई टर्म रहता तो उसमें प्लस में 1/11 आता, ठीक है। अब देख रहे हैं कि इसमें जो वैल्यू आई है माइनस वाली वो सेकंड टर्म है, और इसमें भी ये प्लस वाली वैल्यू फर्स्ट टर्म है, तो इसमें फर्स्ट टर्म तक तो कट जाएगा, लास्ट टर्म बचेगा तो ये 1 - 1/11 बचेगा, जिसका मतलब हो गया 10/11, और 10/11 का मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि n की वैल्यू ये है और n के कितने धनात्मक गुणनखंड है। आसान है निकालना। इसमें से आप 4 का पावर 11 कॉमन ले लीजिए। पहले अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा और प्लस 1/4 बचेगा, फिर 4 का स्क्वायर बचेगा और फिर 4 का क्यूब बचेगा, यही बचेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको लिख सकते हैं कि ये है 4 का पावर 11 या फिर 2 के पावर 22, इसको लिख लेते हैं क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम 4 को लिख लेते हैं कि ये 2 के पावर 22 हो गया, 4 के पावर 11 को, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। और गुना में इनको ऐड कीजिए, कितना देगा आप ज़रा देखिए। तो 4 और ये 5 हो गया, और ये 4 चौका 16, और ये 4 का क्यूब 64 और 16 कितना हो गया 84, सॉरी 80 और 5 85 आ गया ये। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये 2 के पावर 22 है और ये हो गया 85, 17 के पावर 1 और 5 का पावर 1, 17 × 85 होता है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने हैं, तो देखिए पावर 22 है तो हम एक बढ़ा के लिखते हैं 23, और गुना में ये 17 का पावर 1 है तो ये डबल 2 लिखेंगे, और ये पावर 1 है फिर से 5 का तो ये 2 लिखेंगे। आपको पता है कि पावर n होता है तो हम n+1 से गुना करते हैं जब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। तो इनको गुना कीजिएगा तो 23 चौका 92 आ जाएगा, यानी कि 92 आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि n है 9⁹ और ऐसे केस में n कितने धनात्मक घनों से विभाज्य है। यानी कि आपको बताना है कि n इज डिविजिबल बाई हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। आसान सवाल है। देखिए क्या करना है, आप अगर पहले से करे होंगे तो आपको आसान ही लगेगा, नहीं किए होंगे तब तो फिर कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। 9 का पावर 9 है और ये बताना है कि कितने ऐसे परफेक्ट क्यूब हैं जिनसे ये कट जाएगा, कितने ऐसे परिपूर्ण घन हैं जिनसे 9 का पावर 9 कट जाएगा। तो हम पहले अंदर इसका परिपूर्ण घन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप बोलेंगे ये 3 का स्क्वायर का पावर 9 है, यानी कि 3 का पावर 18 है। इस अंदर वाले 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ऊपर जो 9 है उससे अगर गुना करूँगा तो ये 3 के पावर 18 आ गया। अब ये परिपूर्ण घन बनाने के चक्कर में हम परफेक्ट क्यूब के केस में लिखते हैं कि ये कैसे लिखेंगे अगर पावर 3 लिखना हो तो आप बोलें कि 3 का पावर 6 और फिर हम पावर 3 लिख सकते हैं। 6×3 = 18 होता है, तो 3 के पावर 6 का पावर हमने 3 लिख दिया। यानी कि यहाँ से आप बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या नंबर मिल गया। एक तो 3 के पावर 6 हो गया, 3 के पावर 5 हो गया, किसका किसका क्यूब आ रहा है बताइए। ये 9 का पावर 9 जो है ये कितने नंबर्स का होल क्यूब हो सकता है। तो आप बोलेंगे जी कि ये अब किससे किससे कटेगा, तो आप बोलेंगे कि 3 के पावर 1 से कट जाएगा, 3 के पावर 1 के क्यूब से, बेसिकली 3 के पावर 1 के क्यूब से, फिर 3 का स्क्वायर के क्यूब से,
फिर 3 का क्यूब के क्यूब से, और ऐसे ऐसे लास्ट में 3 के पावर 6 के क्यूब से भी ये कट जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। और एक 3 के पावर 0 को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, 3 के पावर 0। तो 3 के पावर 0 को भी आप मिलाइएगा तो ऐसे ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे, 7 नंबर। अब आप सोचें कि 3 के पावर 0 को क्यों मिला रहे हैं आप केवल 1 से गिनिए 3 के पावर 6 तक। तो देखिए, अगर आप 3 के पावर 0 को नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप 1 को मिला लो, सीधी सी बात है। क्योंकि 1 खुद में परफेक्ट क्यूब है, और 1 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को कटा सकता है। 1 के पहाड़े में तो सारे नंबर आते हैं भाई, चाहे वो कोई भी नंबर हो। तो हम यहाँ पर 3 के पावर 0 का मतलब बेसिकली 1 को ले रहे हैं एक्चुअली में। तो आप समझ रहे हैं कि 1 के क्यूब से तो कटना ही है कोई भी नंबर, 1 का क्यूब बेसिकली 1 ही आता है, और ये परफेक्ट क्यूब भी है। और 1 सभी नंबर्स को कटा देता है, तो आपको 1 को इसके साथ लेना पड़ेगा, तब आप ये बोले हैं कि 3 के पावर वाला 1 से 6 तक तो 6 नंबर हो गया, और एक 1 हो गया, तो 7 नंबर ऐसे आएंगे। तो 7 अपना आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि यदि n जो है वो इतना है तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर बताना है n का। देखिए, चलिए देखते हैं क्या बन सकता है। n को हम जरा चेंज करते हैं। तो देखिए, 3 का पावर जो 14 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का पावर 13। क्यों? क्योंकि पावर अगर बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं। तो 3 का पावर कुछ भी नहीं है, अगर मैं 1 लेता हूँ तो बेस सेम होने के केस में आप बोलें कि ये पावर जुड़ेगा तो 3 के पावर ये वापस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो 3 का पावर 14 है इसको आप लिख लीजिए 3, और इंटू में 3 का पावर 13, और प्लस का एक जो 3 का पावर 13 है ये ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, और माइनस का एक 12 है। अब इनको देखिए, 3 बार 3 का पावर 13 है, और ये एक बार 3 का पावर 13 है, तो इसको 4 बार हम 3 का पावर 13 लिख सकते हैं, 4, और इंटू में 3 का पावर 13, और माइनस का 12 मैंने लिख दिया। अब देखिए, 4 गुना में 3 इसमें भी है, यानी कि एक 12 मैं कॉमन ले सकता हूँ। 4 गुना 3 का मतलब मैंने 12 कॉमन ले लिया। तो अंदर देखिए एक 4 आ गया, और 13 सॉरी 3 13 बार था तो 12 बार ही अब रह जाएगा, क्योंकि एक बार 3 तो हमने 12 के साथ कॉमन ले लिया है, और ये माइनस का 1 बचेगा। ये बात आप ज़रा ध्यान से समझिएगा कि मैंने ये कैसे लिखा है दोस्त। मैंने बोला कि 4 तियाँ 12 अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ तो 3 अंदर 13 बार था, जिसमें से एक 3 तो मिलाकर मैंने 12 बना दिया था, और 12 को कॉमन ले लिया था। तो अब 3 अंदर कितने बार रहेगा, 12 बार रहेगा। पहले 13 बार था, अब 12 बार रहेगा। तो ये कुछ ऐसा बन के आ गया हमारे पास। अब इसको हम और तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड लाना है। तो 12 तो भाज्य ही है, 12 को अब बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें अभाज्य नंबर ढूंढना है, प्राइम फैक्टर ढूंढना है। 3 के पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ कि ये 3 का स्क्वायर है। अगर मैं इसको 3 के पावर 6 का स्क्वायर मान लेता हूँ, तो 3 के पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बेसिकली ये आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के केस में आ गया। तो अगर मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ के लिखता हूँ तो ये बोलूँगा कि ये 3 के पावर 6, अरे यार, 3 के पावर 6 प्लस का 1 हो गया, और ये 3 के पावर 6 माइनस का 1 हो गया। अभी भी आप कहेंगे कि ये 3 के पावर जो 6 है ये 3 के क्यूब का स्क्वायर है, या हम 3 के स्क्वायर का क्यूब ही मान लेते हैं इसको। देखो, अगर मैं इसको 3 के स्क्वायर का क्यूब मान लूँ दोस्त, 3 के स्क्वायर का क्यूब, एक मिनट, 3 के स्क्वायर का क्यूब मान लेता हूँ, और प्लस का 1। यार, इसको और अच्छा से लिखने की ज़रूरत है, चलिए हम इससे लिख लेते हैं। 3 के का स्क्वायर और इसका मान लेते हैं क्यूब, और प्लस का ये 1 का क्यूब। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया, और इसको भी हम वैसे ही लिखते हैं। तो ये 3 के स्क्वायर का क्यूब है, और माइनस 1 का क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब दोनों को तोड़ लीजिए, तो ये है 9 का क्यूब और माइनस में 1 का क्यूब एक्चुअली में। तो या तो आप तोड़ ही लो या डायरेक्ट ही लिख लो इसको। डायरेक्ट लिखने से बेहतर है कि हम तोड़ लेते हैं। तो अगर मैं इसको 9 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब मानता हूँ तो ए प्लस बी बनता है। तो इसमें पहले तो 9 और 1 10 बनेगा, तो 10 लिखने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए। अगर आप 10 लिख भी देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप 10 लिखिए मत, या फिर लिख भी देते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप सोचोगे कि लिखा नहीं क्यों। देखिए, मैंने इसमें 10 लिख दिया ए प्लस बी के लिए, ठीक है। और फिर इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है आपका ए स्क्वायर और माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो 9 9 81, और माइनस का ए बी यानी कि 9 एकम 9। और चलो इसको भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 का स्क्वायर ये बनेगा 81, और फिर माइनस का ए बी होता है, तो माइनस का ये 9 एकम 9 आएगा, और प्लस का आ जाएगा 1, इतना आएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये भी कुछ ऐसा ही बनेगा। पहले तो ए माइनस बी बनेगा, तो 9 में से 1 गया तो इसमें 8 बनेगा, और इंटू का अंदर बचेगा ए स्क्वायर। यही चीज़ आएगा बेसिकली, प्लस में आ जाएगा
ये आ जाएगा 81 और प्लस का, क्योंकि जब माइनस रहता है ए क्यू माइनस बी क्यू तो वैसे किस में सारे चीज़ प्लस में आ जाते हैं सेकंड टर्म में। तो 81 प्लस का 9 और प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखो इतने सारे जो फैक्टर्स बने हैं इनमें से हमें केवल प्राइम वाला लिखना है, तो प्राइम वाला कौन कौन है ज़रा बताओ आप इसमें। तो आप बोलेंगे ये 10 तो है नहीं, ये 8 भी नहीं है। अगर इसको चेक करते हैं तो 81 और 9 90 और एक, यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया ज़रूर। 81 में से यहाँ पर 9 जाएगा तो 72 और 1 73 हो रहा है। और ये 91 कैसे आ गया यार, अगर ये 73 आ रहा है और ये 91 आ रहा है तो ये तो दोनों ही प्राइम नंबर बन जा रहा है। अच्छा अच्छा, 91 तो 13 से कट जाता है ना, 91 13 से कट जाता है, ये प्राइम नहीं है, 73 होगा, यही प्राइम नंबर है। तो 73 हमारा आंसर होगा दोस्त यहाँ पर। ठीक है, और वैसे भी अगर 91 आ भी गया तो 91 कौन सा हमारे ऑप्शन में पड़ा है, 91 तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो हम 73 ही लगा लेते। फिर भी 91 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है और हमें प्राइम बताना है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। 73 अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। आगे देखिए, आगे आपको बोला गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है कितना दोस्त, 14। उनके वर्गों का अंतर दिया है 56, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। बेसिकली इनको अगर मैं एक्स वाई या ए बी के फॉर्म में लिखता हूँ तो आप बोले हैं कि एक्स प्लस वाई आपको दिया गया है कितना, 14। और ये भी दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 56 है। और आपसे ये पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बता दो कितना है, वर्गों का योग पूछ रहा है। कोई बात नहीं, देखो अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई 14 है तो हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास एक्स प्लस वाई और इंटू का एक्स माइनस वाई। ठीक है, और अगर प्लस वाला हमारे पास 14 है दोस्त तो ये माइनस वाला कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो 14 चौका 56 बनेगा। यानी कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4 है। अब देखो जब एक बार प्लस वाला दिया हो और एक बार माइनस वाला दिया हो तो इजीली हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो 14 4 18 का आधा 9, और वाई की वैल्यू दोनों को घटा के आधा करते हैं तो ये 5 आ गया। तो एक्स का मान 9 है और वाई का मान 5 है और इनके वर्गों का जो पूछा है तो 9 का स्क्वायर हो गया कितना, 9 9 81 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये आ जाएगा 106। अपना 106 का मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि क्या ये 1233 के बराबर है और ये 15 से ग्रेटर देन है कि नहीं, या ग्रेटर है कि नहीं। देखिए आसान है, ये बात तो आप लिख ही सकते हैं कि ये 11 का स्क्वायर है, 11 का वर्गमूल बनेगा। और ये 3 बार 1 आएगा क्योंकि बीच में 3 है और ये बीच में 4 है तो ये 4 बार 1 आएगा। कैसे मैं इजीली लिख पा रहा हूँ, मैंने इसी वीडियो में पीछे बताया है। जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं और देखे नहीं हैं तो इसी वीडियो को स्टार्टिंग से देख लें, या फिर और अच्छा से जानना है तो आप पार्ट 3 को देख लें, नंबर सिस्टम का जो तीसरा पार्ट है उसको देख लें। इनको जोड़ते हैं, देखते हैं इतना बनेगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे दोस्त कि ये 1 1 1 3 आ गया, फिर से 1 और 1 और 1, ये 3 आ जाएगा, फिर ये 1 और 1 2 आ जाएगा और ये 1, यानी कि 1233 जोड़ के बन जा रहा है। तो पहला तो सही हो गया। अब पहला सही हो गया दोस्त, तो हम दूसरा को चेक करते हैं, दूसरा का क्या कंडीशन है। दूसरा में देखिए पहले है 0.64, जिसका मतलब कितना है, 0.64 का मतलब हो गया 0.8। ठीक है, और उसके बाद है आपके पास 64 जिसका मतलब 8 है, फिर 36 जिसका मतलब 6 है, और 0.36 जिसका मतलब है 0.6। जोड़िएगा तो 8 6 ये तो 14 हो गया और ये 8 6 14, यानी कि ये 15.4 हो गया, और 15.4 15 से बड़ा है डेफिनेटली। यानी कि दोनों ही सही हो गया और दोनों सही है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं अब। तो इसी तरीके से आपको काफ़ी फास्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा तब जाके बात बनेगा। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि माना कि ए बी सी इस तरह के भिन्न है कि ए जो है वो बी से छोटा है और सी से ए बी दोनों ही छोटे हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि यदि सी ए द्वारा विभाजित किया जाता है, सी ए द्वारा विभाजित किया जाता है का मतलब क्या है, सी ऊपर रहेगा और ए नीचे रहेगा। तो ऐसे केस में परिणाम 5/2 आता है, तो ये किसके बराबर आ जाता है भाई, 5/2 के बराबर आ जाता है। और ये भी कह रहा है कि जो परिणाम 5/2 आया है ये b से 7/4 अधिक है, यानी कि इसी को हम b और प्लस इससे 7/4 अधिक भी करके लिख सकते हैं। यानी कि c को a से भाग करेंगे तो c बाई ए जो आएगा वो 5/2 आएगा, लेकिन ये 5/2 जो वैल्यू आ रही है या फिर c बाई ए जो है ये b से 7/4 अधिक है, तो हमने b प्लस 7/4 कर दिया। और आपको ए बी सी का योगफल भी दिया गया है, ए बी सी जो है वो 1:11/12 के बराबर है। तो ऐसे केस में आपको बताना है कि c माइनस ए क्या होगा। कोई बात नहीं, c माइनस ए करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो आप देखें कि यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ तो b बराबर हो जाएगा 7/4, ये b हो गया, 1 मिनट। b बराबर क्या आएगा दोस्त,
7/4 और माइनस का 5/2। अगर आप घटाते हैं तो 5 को मैं क्या बना लेता हूँ 4 करने के लिए, तो ये 5/2 कुछ गड़बड़ नहीं हो गया। अच्छा 7/4 माइनस में आएगा ना, वही बोलूँ कि माइनस में कैसे आ रहा है। एक्चुअली में 7/4 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 5/2 और माइनस का 7/4। तो इसको मैं 5 से गुना कर दूं अगर, तो नीचे 10 बन जाएगा, तो 25 में से 7 जाएगा। आप किसी भी तरह से घटा लो इसको, जैसे आपको घटाना ईजी लगता है। ठीक है, तो मैं 5 से गुना करके ही घटाऊंगा, तो ये 25 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 बटे का, 1 मिनट, कितना आएगा इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा 14/12 आएगा। 14/12 कहाँ से लेकिन आएगा, 1 मिनट, 18/12 आएगा बिल्कुल। 18/12 है तो इसको आप कटा सकते हैं, 3×6 = 18 और 2×6 = 12, 3/2 कैसे आ गया। 1 मिनट वापस से चेक कर लेने दो। 7/4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे, अच्छा 2 से गुना करना है ना भाई, ये तो गड़बड़ ही हो रहा है यार। नीचे 4 है ना, नीचे इसमें 4 है तो इसमें भी नीचे 4 बनाने के लिए मैं 2 से गुना करूंगा ऊपर नीचे, तो ऊपर 10 बन जाएगा और 10 में से 7 जाएगा तो 3/4 ये आ जाएगा। अब देखो b की वैल्यू 3/4 आ गई, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन दे रखा है ABC तीनों की वैल्यू, क्या हम यहाँ से ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, ए प्लस सी अगर निकालना है तो जो वैल्यू हमें 12 एकम 12 और 11 कितना हो जाएगा 23/12 दे रखी है, इसमें से हम बी वाली वैल्यू को घटा देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 3/4 है, तो 3/4 को हम 3 से गुना करके 9/12 लिख देते हैं। तो 23 में से अगर 12 घटेगा, सॉरी 23 में से 9 घटेगा तो आप बताइए कितना बच जाएगा। तो आप बोलें कि 11 और 3 14/12 बचेगा, जिसका मतलब है 7/6। तो 7/6 ए और सी का योगफल आ गया। अब ए और सी का योगफल अगर 7/6 है तो हमसे अंतर पूछा है, हमसे योगफल नहीं पूछा है। सवाल में सी माइनस ए पूछा है। कोई बात नहीं है, देखो ये ए प्लस सी के बराबर आ गया। हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि हमें ए और सी का रेशियो दिया था 5/2। अब इस रेशियो में हम देखते हैं कि सी और ए में अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट का अंतर है सी और ए में। 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 यूनिट का अंतर है, बेसिकली 3 आएगा। तो 3 यूनिट का अंतर है, या फिर योगफल लेना पड़ेगा ना, हमें 3 यूनिट की तो वैल्यू बतानी है। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 आ जाएगा, यानी कि ए प्लस सी रेशियो में 7 है, लेकिन सवाल में ये 7/6 है, यानी कि 7 से 7 कट जाएगा तो 1 की वैल्यू 1/6 है। और हमें अंतर बताना है ए और सी में, यानी कि रेशियो में अंतर देखते हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो में 5 में से हम 2 घटाते हैं तो 3 आ जाएगा, बेसिकली 3 का मान हमें बताना है। तो अगर 1/6 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा दोस्त, 3/6, यानी कि 1/2 के बराबर होगा। और 1/2 का मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, आसान ही सवाल था, मैंने बेसिकली गुना भाग गलत करके काम चौपट कर दिया, वरना सवाल आसान था। आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि 12, 16, 18, 20 और 25 कम से कम से कम संख्या 25 कम से कम संख्या x को विभाजित करते हैं। ठीक है, x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में 4 से समझता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है तो x में 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा। चलिए देख लेते हैं सवाल में क्या बोला गया, आप वापस से समझ लो। आपको बोला गया है कि जब इन नंबर को हम x से डिवाइड करते हैं, ये जो नंबर्स हैं x से डिवाइड करते हैं बारी बारी से, तो हर एक केस में जो रिमाइंडर बचता है वो 4 बचता है। लेकिन अगर x, ये जो x नंबर है ये बोल रहा है, लेकिन x जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि x के 1000वें स्थान पर क्या आएगा। तो बेसिकली ये हमने सवाल उल्टा समझ लिया है। ठीक है, 12, 16 और इनसे डिवाइड नहीं किया जाता है। देखिए पहले तो आप ऐसे निकालेंगे, ऐसे केस में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये जो है शेष बचने वाला जो केस है, इसमें नंबर जब हम निकालते हैं, नंबर नंबर का मतलब यहाँ पर x की बात की जा रही है। ठीक है, x को विभाजित करते हैं, यानी कि इन सब से x को डिवाइड किया जाता है, कोई बात नहीं है। तो नंबर हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम और इनटू में k और प्लस का यहाँ पर रिमाइंडर ऐसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखें कि एलसीएम इंटू के करना है, तो एलसीएम इनका पहले निकालिए कितना आएगा। तो आप बोले कि इनका एलसीएम है 12, 16, 18, 20 और 25 का। तो अगर मैं 25 और 20 का एलसीएम लेता हूँ तो आप बोले कि ये तो 100 हो गया 25, 20 का एलसीएम। फिर 18 चाहिए तो इसमें आपको 9 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 18 में 9 दूना 18 होता है, तो 2 तो इस 100 में है, बस 9 नहीं है तो एक बार 9 लगा लेते हैं। 16 लाने के लिए 2 बार 4 होना चाहिए, तो 100 में एक बार 4 है, एक 4 हम लगा देते हैं। और 12 लेने के लिए एक 4 और एक 3 चाहिए, तो एक 4 यहाँ पे है और 9 में 3 भी है। तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 9 चौके 36 और 2 जीरो 3600 एलसीएम आ गया।
तो जो बेसिकली नंबर बनेगा हमारा 7 से डिवाइड करने पर ये पूरा पूरा कट भी जा रहा है, तो नंबर बनेगा 3600 के, ध्यान से समझिएगा, और प्लस का रिमाइंडर यानी कि 4 और बटा 7, 4 से समझ रहे हैं, सवाल में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए अगर 3600 को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो कहाँ तक कट जाएगा बताइए। 3500 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 100, और 100 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 98 तक कट जाएगा, तो बचेगा अपने पास 2k और प्लस का 4 और बाई का 7। इसमें आपको बताने हैं कि के की वैल्यू हम क्या रखें कि ये 7 से कट जाए। देखिए मैंने बेसिकली छोटा कर लिया, 3600 के जो था इसको मैंने 7 से पहले ही डिवाइड कर लिया कि अगर 7 से मैं 3600 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने बोला कि 3500 तक तो ऐसे ही कटता दिख रहा है, 35 तो कट जाता है 7 से, और 100 बच गया, तो 14 सत्ते 98, 98 तक 100 तक, 100 में से 98 तक तो 7 से कट जाएगा, 2 बच जाएगा रिमाइंडर, तो हमने 2 के प्लस 4 कर दिया। अब बताइए इसमें के जगह पर क्या रखें कि ये 7 से कट जाए, तो आप बोले हैं कि भैया 14 7 से कटता है, अगर के जगह पर 2 रख दें तो ये 7 दूना, इसके जगह पर के जगह पर 5 रख दें, सॉरी, तो ये 5 दूना 10 4 14 बन जाएगा, और 14 7 से कट जाता है। तो आप बोलें कि के की वैल्यू इस हिसाब से 5 आ गई, क्योंकि अगर मैं के जगह पर इसमें 2 रखूँगा तो आप देखिए क्या आएगा, यहाँ पर अगर 2 रखेंगे, सॉरी 5 रखेंगे, तो ये 5 दूना 10 और 4 14 बन जाएगा, और 14/7 का मतलब ये 7 से डिविजिबल हो गया, 2 आ जा रहा है तो ये कट जा रहा है, ठीक है। तो के की वैल्यू हमें 5 लेनी है, तो के की वैल्यू को हम इसमें 5 रख देते हैं, तो बताइए नंबर कितना मिल जाएगा आपको, वही नंबर जिसकी बात कह रहा है एक्स, तो एक्स कितना मिल जाएगा 3600, और गुणा में एक्स के बदले में 5 और प्लस का 4, तो ये मिल जाएगा हमें 5 का 20 का 0, और 36 पचे 180 होता है बेसिकली, तो ये 18 पर 2 जीरो और 4 आएगा, यहाँ पर 4 आप गुणा कर लीजिएगा। तो हमसे 1000वें स्थान पर पूछा है भाई कि 1000वें स्थान पर क्या आएगा, तो 1000वें स्थान का मतलब लास्ट से तीसरा नंबर, चौथा नंबर ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा, और ये 1000, 1000वें पर क्या आ गया 8 आ गया, तो 8 अपना आंसर है, ठीक है। लास्ट से चौथा डिजिट पूछ रहा है तो वो अपना 8 है, और 8 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बस इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा, कोई बात नहीं है। देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, आप डिवाइड से ही शुरू कर लो या ऑफ से शुरू कर लो। जैसे यहाँ पर आप देखो कि अगर हम केवल इतने का बात करते हैं यहाँ तक का, तो ये क्या वैल्यू देगा, आप इसमें ये 8 भी शामिल है, यहाँ से यहाँ तक का मैं बात करना चाहता हूँ। तो आप बोलें कि ऊपर 8 अठे 64 है, और डिवाइडेड बाई ऑफ का मतलब भी गुना होता है, तो ये भी 8 अठे 64 है, यानी कि ये पूरी वैल्यू जो है ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये अगर 1 के बराबर है दोस्त, तो 7 और 1 ऊपर कितना आ गया, 8 आ गया, इस 7 को भी हमने इसमें जोड़ लिया, ये जो 7 है तो 8 आ गया, और प्लस का देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या देगा आपको, 8 और बटा में 8 चौका 32, और गुणा में एक बार और 4 है, तो ये 8 और 8 तो कट ही जाएगा, तो बचेगा 4 चौका आपका कितना 16 बचेगा। क्यों, क्योंकि 8 और 8 को हम काटेंगे तो 1 बचेगा। ये आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, केवल मैंने यहाँ से और यहाँ तक देखा कि क्या बनेगा। तो आप बोलें कि ये ऊपर 8 गुना 8 है और नीचे 8 ऑफ 8 लिखा है, इसका मतलब भी 8 गुना 8 है, तो ये डिवाइडेड बाई में कट के 1 दे देगा, और इस 1 को अगर मैं इस 7 के साथ मिलाता हूँ तो ये 8 आ जाएगा, जो स्टार्टिंग में 7 है इसके साथ मिलाकर। बाकी का जो ये दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे कि इस 8 से इस 8 को काट देते हैं, डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है, तो काटने के बाद 1 बचेगा, इनको 8/8 का मतलब 1 हुआ, और ये है 4 ऑफ 4 यानी कि 4 चौका 16, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 ही रह जाएगा, तो ऊपर तो 16 आ गया। अब नीचे देखते हैं, तो नीचे भी हम यहाँ से यहाँ तक का पहले निकालेंगे, तो आप बोलें कि इस 4 से इस 4 को काट देंगे, तो या 4 बटा ऑफ लिखने का मतलब नीचे 4 गुना 4 है, ये बेसिकली 4 बटा में 4 गुना 4 है, ऐसे दिया गया है, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4 का मतलब यही है, तो ये काटिएगा तो ये 1/4 देगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यही बात लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लिख कर ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये 4 कट गया तो 1/4 बच गया। अब प्लस का आप इसमें देखें कि यहाँ से यहाँ तक का क्या कंडीशन है, जहाँ जहाँ डिवाइड है, तो आप बोलें कि इस 4 से ये 4 अगर काट देते हैं, इसमें ऊपर है 4 चौका 16 और बटा में 4 है, तो ये 4 आ जाएगा, 4 चौका 16/4 का मतलब ये 4 आ गया। और माइनस में यहाँ पर है देखो 4 डिवाइडेड बाई, यानी कि ऊपर 4 है और नीचे है 4 गुना 2, तो ये 4 से 4 कट गया, तो ये 1/2 आ गया, 1/2। एक मिनट, ये 1/2 है। अब ऊपर देखो 16 और 8 24 हो गया, और नीचे अगर इसको घटाते हैं तो आप बोलेंगे 4 चौका 16 और एक 17/4 है, और ये कितना है 2/4 है, तो 17 में से 2 गया तो ये 15/4 आ गया, तो ये आ गया 24 चौका 96 बटा में 15, और ये 15 छक्का 90, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन 6 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, 6 से केवल ऑप्शन डी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने बोला कि ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है, 6 पॉइंट समथिंग।
आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई सवाल नंबर जो 128 है, इसमें आपको बताना है कि इन तीनों को जोड़ घटाव करके आंसर क्या आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है ऐसे क्वेश्चन को करने का वो मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्ट क्या करो, जब भी बार लगा हुआ है और जोड़ना घटाना है तो आप सीधा सीधा ही काम करो। जैसे इसको मैं क्या लिख देता हूँ 22, और पॉइंट का 4 पर बार है तो 4 को मैं 3-4 बार लिख देता हूँ, जहाँ तक 4-5 बार, अब इतना बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं 5 बार लिख दिया। चलो अब आगे देखो, अगला है आपका 11.5 और 67 पे बार है तो 67 रिपीट होगा, बार का मतलब 67 को रिपीट करना है। तो 67 को भी मैं 2 बार लिख देता हूँ। ठीक है, आप 3 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 बार तो लिखना ही पड़ेगा। अगला है माइनस में कितना 33, और पॉइंट का 5 और 9 पे बार है तो 9 को भी आप रिपीट कर लो और यहाँ तक इनके बराबर तक लिख दो, जहाँ तक ये लिखे गए हैं वहाँ तक। अब देखिए इनको जोड़ करके और तीसरा घटाना है तो आप बोलेंगे कि 7-4-11, 11 में से 9 जाएगा तो 2 आएगा। फिर ये कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए 6-4-10 और 10 और 9 कितना हो गया, 6-4-10 और 9 19, सॉरी घटाना ना है तो 6-4-10 में से 9 तीसरा वाला हमें माइनस करना है तो ये 1 आ जाएगा। फिर आगे देखो 7-4-11 में से 9 जाएगा 2, और ये 6-4-10 में से 9 जाएगा 1, और ये 5-4-9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और फिर हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, ये बेसिकली 4 है। और पॉइंट ये कितना हो जाएगा 22 और 11 33, और 33 तो साफ ही हो गया, तो 0 पॉइंट इतना आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4, और देखेंगे कि 12-12 2 बार है, यानी कि 12 रिपीट हो रहा है, तो इस पर आपको बार लगा देना है। तो ये कितना आ गया 0.412, जो कि ऑप्शन बी में है आपका 0.412, और 12 पे बार लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। मैंने बोला कि यहाँ पर जो भी जोड़ घटाव करके आपका आ रहा है, इसमें जो चीज़ रिपीट हो रहा है उस पर आप बार लगा दो बस। तो 12 2 बार रिपीट हुआ है तो 12 पर मैंने बार का साइन लगा दिया, बाकी अपना आंसर मैच करके आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई अगले सवाल में आपको ये दिया हुआ है, तो इसको तो आप तोड़ करके ब्रेक करके लिख लो कि ये कितना होगा, 7 दूना 14 और 6 कितना हो जाएगा भाई मेरे 20 हो जाएगा, तो 20/7। और ऑफ का मतलब गुना होता है 5 चौके 20, और 21/5 हो गया, ये दूसरा वाला टर्म। तीसरा वाला टर्म डिवाइडेड बाई है तो मैं मल्टीप्लाइड बाई उल्टा करके लिख देता हूँ, 3 ऊपर और 2 नीचे, 3/2 आ गया, और फिर गुना ये 9 एकम 9 और 1 10 बटे कितना है 9। फिर ये भाग में है तो भाग को हम गुना कर लेंगे, या आप चाहें तो एक बार भाग में लिख ही दें, कोई बात नहीं है, भाग को भाग ही रहने दें। और अंदर ब्रैकेट है तो देखिए ये ब्रैकेट लगने के कारण भाग को मैं भाग ही लिख रहा हूँ। और अंदर कितना है अपने पास 3/4 है, और फिर गुना है अपने पास ये 2 × 6 और 2 8/3, और ऑफ का मतलब तो गुना ही है, और ये 1/2 और आगे डिवाइडेड बाई है तो उसको गुना लिख लेता हूँ 4/1। ये आएगा, आप देखें कि यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्त, तो ये 3 × 9 कट गया, अब यहाँ पे आप समझिए, और ये 7 × 21 से 21 कट गया, और ये 5 दूना 10 से 10 कट गया तो 20 बचा, और माइनस का यहाँ पर सॉरी डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचा 3 से 3 कट गया, और 4 दूना 8 से 8 कट गया तो केवल 4 बचा। 20/4 का मतलब 5 हो गया, 5 चौके 20 होता है, तो 5 अपना आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई इसमें आपको बोला गया है अगले सवाल में, सवाल नंबर 130, यहाँ पर बोला गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो संख्या का 1/7 है, और इकाई का अंक जो है वो दहाई से 4 कम है, ये भी आपको दे रखा है। और ये कह रहा है कि यदि इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या को 7 से भाग करें तो आपको बताना है शेषफल क्या होगा। आसान सवाल है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या हम पहले मान लेते हैं कि जो अंक होंगे यूनिट डिजिट वाले वो एक्स होगा, और जो टेंस प्लेस वाला है उसको हम वाई मान लेते हैं, या टेंस प्लेस को हम एक्स मान लेते हैं और एक को वाई मान लेते हैं। तो आपको पता है कि ऐसे केस में नंबर क्या बनता है, नंबर बनता है 10x और प्लस का वाई। ठीक है, 10 और गुणा में दहाई का अंक और प्लस में इकाई वाला लिखते हैं, तो यहाँ पर इकाई का अंक वाई है तो 10x + वाई हमारा नंबर बनेगा। लेकिन ये भी आपको बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो योग है वो संख्या का 1/4 है, तो अंकों का योग का मतलब जो x + वाई आएगा ये संख्या यानी कि 10x और प्लस वाई का 1/7 होगा, 1/7 का मतलब 7 होगा। अब यहाँ से अगर आप 7 से गुना कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7x, और उधर जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, और ये 7y, और ये आएगा तो 6y आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि x/y जो आएगा वो रेशियो में कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ से x/y तो 6 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे, यानी कि ये 2/1 आ जाएगा। ये रेशियो बनेगा, x/y का रेशियो 2/1 आ गया। सवाल में ये दिया हुआ है कि x और y का जो अंतर है वो कितना है 4। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अंतर कितने का है, 1 इकाई का अंतर है, जो कि सवाल में 4 के बराबर है। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और इस 1 की वैल्यू तो 4 सवाल में ही दिया हुआ है।
ठीक है, यानी कि हम रेशियो मेथड लगा रहे हैं कि एक इकाई की वैल्यू अगर 4 दी हुई है तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 8 और 1 की वैल्यू 4। तो x और y की वैल्यू हम निकाल पाए हैं, तो यहाँ से आप बोलेंगे कि नंबर क्या आ गया हमारे पास, नंबर था 10x प्लस वाई, और x की जगह पर अगर 8 है तो ये 8 दहाँ 80 और 4 84 आ गया नंबर। और आपको बताना है कि 7 से भाग करने पर शेष क्या आएगा, लेकिन 84 को नहीं, उल्टा करके अंक को उलटना भी है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम अंक को उलट जाते हैं, 84 को हम अंक उल्टेंगे तो ये 48 बनेगा, और इसको अगर आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 42 तक तो कट ही जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 130 था, और बस यहीं इस वीडियो में यहीं तक का सवाल है। मैंने आपको पहले भी बोला था शुरू में ही कि 106 से और 130 तक इसमें सॉल्व करने वाला हूँ, और टोटल शायद 153 के आसपास क्वेश्चन है। तो बस अब चौथी के बाद पांचवी वीडियो आएगी जिसमें ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो एक और आपसे एडवाइस लेना है, अगर आप इंटरेस्ट है इसमें, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या पांचों जो वीडियो बनाए हैं नंबर सिस्टम का ओवरऑल, वो पांचों वीडियो को एक साथ कंबाइन करके डाला जाए, जो कि आपको पता ही है फिर 5 घंटे 6 घंटे के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 6 घंटे के आसपास वीडियो बनेगी, साढ़े 6 घंटे या 7 घंटे की। तो जैसे यूट्यूब का ट्रेंड हो गया है कि सारे लोग 6 6 घंटे 7 7 घंटे की वीडियो डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग देखते नहीं हैं उतनी लंबी वीडियो को, देखने में लोग बोर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने पार्ट वाइज कर दिया, या फिर मैं भी चाहता तो स्टार्टिंग से पहले बनाता, और जब पांचों वीडियो बन जाते तो सबको ऐड करके एक साथ कंबाइन करके और 7 8 घंटे की वीडियो दे देता आपको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लंबी वीडियो में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सारे वीडियो को एक साथ कंबाइन करके और एक लंबी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्त धन्यवाद, और जो भी लोग भाई लोग लास्ट तक देखें उनको तहे दिल से धन्यवाद। और अब वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, और रात है तो गुड नाइट भी बोल देता हूँ साथ में। और नंबर सिस्टम शुरू होने के बाद मैं सोच रहा हूँ एवरेज को कर लें, तो कैसा रहेगा एवरेज टॉपिक आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और रहा कोऑर्डिनेट का बात, कुछ लोग कोऑर्डिनेट के लिए भी बोले थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करा दो। तो दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो क्वेश्चंस है वो 5 6 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं मुझे। और अगर आपके पास किसी और टीचर की पीडीएफ हो जिसमें सारे कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं हमसे। तो बस वीडियो में इतना ही है, आप बस ये बता दो कि एवरेज आगे स्टार्ट कर लिया जाए, कैसा चैप्टर है, और फिर ये वीडियो कैसा लगा ये तो ज़रूर ही बताना है भाई। जो भी लोग लास्ट में देख रहे हैं वो एक बार लाइक करें और फिर कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।